ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार और पिछले 10 मिनटों में मुनाफा वसूली थोड़ी सी बढ़ने लगी है निफ्टी और निफ्टी बैंक में। क्या हो आपकी रणनीति, उसी पर होगी डिटेल में बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में लगातार दूसरे दिन कमजोरी, रिलायंस ने बनाया दबाव, 17,700 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक भी ऊपर से 300 पॉइंट लुढ़का, हालांकि मिड कैप शेयरों का आउट परफॉर्मेंस जारी। लेकिन फार्मा शेयरों की सेहत में गजब का सुधार जारी। लुपिन 6% ऊपर। आज बायोकॉन, ओरो फार्मा, डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स में 3% तक की तेजी। अच्छे नतीजों और इंटरेस्ट रेट पीक आउट होने की उम्मीद में रियल्टी शेयरों में रौनक। शोभा 6% उछला। ओबेरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF जैसे दिग्गजों में भी 2 से 3% तक की तेजी। और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर मॉर्गन स्टैनली बुलिश। एप्टिस और होम फर्स्ट को बताया अपनी टॉप पिक्स। 25% ऊपर के दिए हैं लक्ष्य। कहा पूरे स्पेस में तेज ग्रोथ के मौके। और एवलॉन टेक की खराब लिस्टिंग, इशू प्राइस से 10% नीचे कर रहा है कारोबार। 436 रुपए का था IPO प्राइस। साथ ही मुंबई में खुल गया भारत का पहला एप्पल स्टोर। CEO टिम कुक ने ग्राहकों का किया स्वागत। चलिए, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मुंबई से मैं और हर्षता आपके साथ, और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे इस शो में। और अगले 1.5 घंटे में मार्केट और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर लेकर आपके लिए कुछ सलाह लेकर आएंगे और स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का बेसिक टेक्सचर समझ लेते हैं। हर्षता ने जैसा कहा, एक पिछले 10 मिनटों में प्रॉफिट टेकिंग। निफ्टी में हालांकि आज स्लो डे रहा शुरू से, लेकिन सेकेंड डे रनिंग गिरावट। और मार्केट का अगर आप टेक्सचर देखें तो 9 दिन की रैली, 9 दिन की डिक्लाइन, फिर 9 दिन की रैली, और अब सेकेंड डे रनिंग डिक्लाइन। तो अब लोग सोच रहे हैं कहीं ये वापस ये क्या 9 दिन और चलेगा? हाँ, कहीं ये वो पैटर्न ना शुरू हो गया हो। एक्चुअली आज हुआ क्या ना, अभी एक ब्लूमबर्ग पर एक स्टोरी छपी हफ्ता 15-20 मिनट पहले, वो कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर कि प्राइम मिनिस्टर इज वेइंग। और वो कोई स्टोरी कोई नई नहीं है, लेकिन क्या है ना, कैपिटल गेन्स का मार्केट पे ऐसा हुआ होता है कि हल्का सा कुछ आ जाए तो बस उस पर मार्केट रोला करने लगता है। लोगों ने वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी भी नहीं होगी। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर अगले साल वापस सरकार में आ गई, क्योंकि अभी तो बजट गया है, इस साल तो हो चुका है, वो इस साल कुछ नहीं होना है। और मीडिया करने की जरूरत है। मीडिया करेंगे भी नहीं, ये चीजें बजट में ही होती हैं। और अगला बजट तो ऑब्वियसली वोट ऑन अकाउंट होगा, उसके बाद एक मेन बजट आएगा। और उसमें साफ साफ रिपोर्ट में लिखा है कि वो एक जो डिस्पैरिटी है, और अब डिस्पैरिटी रह भी बहुत कम गई है फ्रैंकली, अगर देखा जाए तो रह क्या गया है, सिर्फ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो जो 15% पर है, अब बेसिकली उसको 30% पे लाना है। ये हमारी बात हुई थी कि इस बजट में ना भी आया, लेकिन आप एक चीज मान लीजिए कि अगर ये सरकार रही तो इवेंचुअली वो आएगा, और मार्केट को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वो एक एक्सक्यूज बन गया मार्केट के लिए गिरने के लिए। कल एक एक्सक्यूज था ऑब्वियसली इन्फोसिस, आज ये एक एक्सक्यूज बन गया। लेकिन दो चीज़ें अभी भी, निफ्टी बैंक रिलेटिवली अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में भी पिछले कुछ मिनटों में डिक्लाइन आई, बट मुझे लग रहा है कि वो शायद अरेस्ट हो जाने चाहिए। और मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्लियरली आपके लिए एक आउट परफॉर्मिंग जो है वो एक अच्छी चीज़ है, बता रही है कि मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर सही है। हालांकि आज की जो गिरावट है वो आई है रिलायंस के चलते, और अहेड ऑफ नंबर्स रिलायंस में डिक्लाइन, उसकी वजह से निफ्टी आज इतना प्रेशर पे। जी हाँ, वहीं पर इनफैक्ट दबाव के आंच बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे ऑफ कोर्स डिटेल में आपको बताएंगे कि किन किन सेक्टर्स और स्टॉक्स की वजह से प्रेशर बना है। लेकिन अनुज, क्योंकि आपने कहा कि क्लियरली एक्सक्यूज की जरूरत, एक्सक्यूज ढूंढ रहे लोग और पोजीशन थोड़ी सी कटी है, ये या फिर डर है कि 17,800 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वहीं पर जाता है और वहीं से घूम जाता है। देखिए हर्षिता, आपको याद होगा एक बार 16,800 को लेकर हमारी डिबेट हो गई थी, और ये लग रहा था कि अगर हर कोई 16,800 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठा है तो 16,800 टूटना चाहिए। वो नहीं टूटा इवेंचुअली, और डिफेंड हो गया। 17,800 पे लेकर वही हो रहा है। 17,800 पे 3-4 बार हमारी बात हो गई कि 17,800 टूटेगा या नहीं टूटेगा हायर लेवल पर।
अभी तक तो प्राइस एक्शन में दिख रहा है कि नहीं टूटा है, तो क्लियरली दिक्कत तो है 17,800 पर। 17,800 पर दिक्कत है। और एक और चीज़ है कि एक बड़े सेक्टर का अब आपको सपोर्ट मिलना बंद हो गया है, विच इज़ आईटी, और जो खुद की अब अपनी एक बेयर मार्केट में आ गया है। अब बैंक निफ्टी कितना चलाएगा मार्केट को, ठीक है ना। और एक चीज़ 17,650 से लेकर 17,800 ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है आज, स्पेशली 17,700, 750 और 800 के स्ट्राइक्स में। तो ऑब्वियसली वो 17,800 मार्केट के लिए एक बड़ी हर्डल रहने वाली है। आज सुबह हमने एक बात की थी कि कल का हाई और कल का लो, एक आज मार्केट उस रेंज में रहेगा और एक इनसाइड डे मार्केट बनाएगा मोस्ट लाइकली, जो आज लग रहा है कि ऐसा होगा। कल का लो भी प्रोटेक्टेड है, कल का हाई भी प्रोटेक्टेड है। हालांकि कल का हाई फेक हाई था 17,863, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रेड ले नहीं पाया होगा। लेकिन निफ्टी रिलायंस में गिरावट आ रही है। अब ये बैंक निफ्टी पर हमारी अप्रोच बहुत सुबह सुबह क्लियर थी कि प्रॉफिट टेकिंग का दिन होगा आज, और अगर स्पेशली आपको 42,400 से 500 मिले तो प्रॉफिट बुक करिए। 42,400 पे खुले, 500 तो गए, आज का हाई एग्जैक्ट 42,500, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का बहुत अच्छा लेवल था। मैं अभी फिर कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में लेने का ये टाइम नहीं है। अब बैंक निफ्टी में आपको रिएक्शन का वेट करना होगा, जैसा कल बैंक निफ्टी ने रिएक्शन दिया है 41,800, वहां पर अगर आपको मिले 41,800 टू 42,000, इस जोन में अगर आपको मिले तो इस जोन में लीजिए। देखिए एक मोमेंटम था बैंक निफ्टी में, वो भी क्लियरली स्टॉल हुआ है। एचडीएफसी बैंक की वजह से हो, किसी भी वजह से हुआ है, एक स्टॉल तो हुआ है मोमेंटम। और अब आप मोमेंटम चेज नहीं कर सकते, अब आप उस तरीके से चेज नहीं कर सकते बैंक निफ्टी को। अब आपको लेवल बेस्ड अप्रोच रखनी होगी बैंक निफ्टी में। अभी भी बैंक निफ्टी का टेक्सचर लेकिन बाय ऑन डिप्स है, जब तक 41,800 टूट नहीं जाता। और ये वाली डिक्लाइन में लग रहा है कि ऑलरेडी शायद थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट हो गई है इसमें। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है एक्चुअली, उससे भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया है। वो भी एक कारण बनाया थोड़ा सा डिक्लाइन का, लेकिन मेन कारण वो रिपोर्ट थी जिसकी वजह से लास्ट के आधे घंटे में डिक्लाइन आई। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि वो नई रिपोर्ट नहीं है, ये पता है सबको कि इस पर बातचीत चल रही है। और क्लियरली ये इनफैक्ट आपके लिए पोजीशंस निफ्टी बैंक की साफ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। मॉनिटर करेंगे कि यहाँ से आगे मार्केट कितना टिकता है, क्योंकि देखिए जिस तेजी से हम नीचे फिसले थे उतनी तेजी से कुछ रिकवरी आने की भी कोशिश हो रही है निफ्टी बैंक में। 42,200 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। वीरू आफ्टरनून, बताइए क्या रेडार पर आया आपके? गुड आफ्टरनून हर्षदा। और कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स में अगर आप देखें अच्छा मूव है, और इसमें से सबसे प्रॉमिसिंग है हर्षदा फार्मा। अगर आप फार्मा को देखें, आज सुबह भी अनुज और मैंने अगर आप देखें बहुत सारे ट्रेड्स इसमें ही स्पॉट किए थे। बायोकॉन 3.5%, लॉरस लैब करीब 5.4%, मेट्रोपोलिस 3.1% और टोरेंट फार्मा 2% है। सबसे स्ट्रॉन्ग विद ऑप्शन एक्टिविटी अगर किसी स्पेस में मोमेंटम है तो वो सिर्फ फार्मा है, सिर्फ फार्मा। और ऑटो में आई थिंक दो स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। अपोलो टायर्स 10% का वाइडेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे इनफैक्ट सुबह हमने ट्रेड भी आइडेंटिफाई किया था, इसमें अच्छा मूव है। एक बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.7%। बैंक्स में लॉन्ग है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बीओबी में काफ़ी स्ट्रेंथ है। और आईटी में जिसे कहते हैं आप बकिंग द ट्रेंड, 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं अगेंस्ट आई थिंक आईटी के एक यूजुअल बिहेवियर के। कोफोर्ज 9.8%, बिरला सॉफ्ट और विप्रो, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें हर्षदा कि सबसे प्रॉमिसिंग मूव कहीं पर है तो वो है फार्मा और सिर्फ फार्मा। मेरे पास स्टॉक्स कम है इस वक्त क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी है, बट इट्स फार्मा जो कि प्रॉमिसिंग लग रहा है डेटा पे, ऑप्शन स्टैट्स पे और चार्टिकली। हर्षदा जी हाँ, इंटरेस्टिंग मूव्स वहाँ पर। और मेरे ट्रेंडिंग काउंटर्स में भी कुछ फार्मा का आपको अंश दिखाई देगा, क्योंकि वहीं पर आज अच्छे मूव्स देखने को मिले। डे लो से इन स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली और रीसेंट लो से भी ये स्टॉक्स रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजी वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते देखिए। डीवीज लैब 2.5% ऊपर, लुपिन में 6% तक के गेंस देखने को मिले हैं। बैंकों में जो पुल बैक आया उसमें इंडसइंड बैंक में तेजी थी 1.1% ऊपर, और कल की थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के बाद आज 1.5% ऊपर एचसीएल टेक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। देखिए तेजी कहाँ है। बंधन बैंक कल भी भागा था, आज फिर 3% के गेंस। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2.5% का इजाफा। बीईएमएल करीब 2% ऊपर, कल वो लैंड एसेट्स वाला हिस्सा लिस्ट होने के लिए आएगा। और आज रेलवे कंपनियों में इरकॉन जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। जो मंदी वाले ट्रेड्स है उसमें टाटा केमिकल है, और इसके कारण साफ है कि सोडा ऐश की कीमतें में करीब 3 से 4% कंपनी ने काटी है, 5% का नुकसान। टाटा कॉम के नंबर्स कल आएंगे, स्टॉक 2% नीचे। पावर ग्रिड में आज करेक्शन, और जैसे अनुज कर रहे थे
कि आज करेक्शन का एक बड़ा योगदान या बड़ा हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का है और वहीं पर हम देख रहे हैं करीब 1.25% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा रिलायंस के नंबर्स इस फ्राइडे शाम को आने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा शांत वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे जानकारों को फटाफट से जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स के लिए आज हम बात करेंगे एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल से। टेक्निकल पैनल में हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, रुचित जैन और श्रीकांत चौहान हैं। 2:20 पर हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है लेकर आएंगे आपके लिए। 2:30 पर रेलवे स्टॉक्स में तेजी की वजह क्या है ये हम समझाएंगे। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका, जहां पर सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। श्रीकांत चौहान से समझेंगे एफएनओ सुपरस्टार। अमित सेठ देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए तैयार रहेंगे सनी अग्रवाल। 2:45 पर नतीजे जो आने वाले हैं, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के नंबर्स का इंतजार है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। साथ ही टाटा कम्युनिकेशन जो खासा टूटा है स्टॉक, क्या निकल कर आ सकता है, इस पर भी बातचीत होगी। और 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अमित गुप्ता। हर रोज की तरह 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स पर चर्चा हो रही है। ओके और उसके बाद बीटीएसटी कॉल्स और एसटीबीटी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का एक व्यू ले लेते हैं। एक मिड कैप इंडेक्स अभी भी शानदार तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 0.5% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। और बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी, लेकिन निफ्टी अब ऑलमोस्ट डे लो पर 17,623। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद कॉल्स लेना शुरू करते हैं। सुबह से जो रिलायंस ने ड्रैग बनाया, सुबह शुरू में 12 पॉइंट, फिर 18 पॉइंट और अब करीब करीब 25 पॉइंट का ड्रैग रिलायंस की वजह से आ रहा है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब काउंटर्स में थोड़ा प्रेशर है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी क्या ट्रेड होगी इस समय की। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू अनुज। जो स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, वो है, मैंने रिपीट करूंगा, सुबह मैंने दिया था, वो है बायोकॉन। बायोकॉन का लगता है बहुत ही स्ट्रेस्ड है ऑन द डाउन साइड, और एक फार्मा का दिन है। तो नीचे लेवल से जो बाउंस मिला है, करीब 2 हफ्ते से मिल रहे हैं बाउंस, और आज एक ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिला है करीब 225 जोन्स पर, 26 पॉइंट। उसके बाद जो अपमूव मिला है कायम है। इसका जो टारगेट है 240 का है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 230, सिर्फ 2 रुपए का है। तो देखा जाए तो यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। बायोकॉन कल तक का ट्रेड बन सकता है। ये बायोकॉन कल तक के लिए कैरी किया जा सकता है। बायोकॉन तेजी वाला ट्रेड, 3.5% के गेंस इस समय। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो बालकेश इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। आज लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। मेरा समझना है कि अभी ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 2150 तक। तो 2150 के टारगेट के लिए बालकेश इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। 2089 आपके स्टॉप लॉसेज होंगे, दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 2120 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 28 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 19 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो 2 ट्रेड्स हो गए, बायोकॉन देन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अभी जो हम ओआई रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, आई मीन अगर आप डेरिवेटिव्स में देखें, आज ऑटो में जिस स्टॉक में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है अलॉन्ग विद अपोलो टायर्स, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। टायर स्पेस में आज 2113 पे, याद रखिएगा आज ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ लगभग 10 फरवरी के बाद फर्स्ट टाइम अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी डिफेंसिव से रहेगा। अभी का चॉइस मेरा रहेगा सिप्ला। सिप्ला में हम देखें तो 10 और 20 डे का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक अपने 10 और 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 50 को अप्रोच करेगा। तो 916 का प्राइस है इसका। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 905 और टारगेट्स लगभग रहेंगे 935 पे। ओके, सिप्ला पर बाय कॉल इस समय। आज फार्मा का डे रहा है क्लियरली। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा आज का जो पिक रहेगा वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है। प्राइमरली अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3-3.5 महीने से एक कंसोलिडेशन फेज में था, जिसपे 2350, 2380 एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। आज वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट स्टॉक में आया है और वॉल्यूम्स भी डेली एवरेज से बेटर वॉल्यूम्स है। सो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। नो शॉर्ट टर्म के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज खरीदारी करे, 2350 के स्टॉप लॉस रखे, 2520 के टारगेट के लिए। एक मौका 2520 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी करके चले, 2% के गेंस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा मूव दरअसल इस स्पेस में आता हुआ। इनफैक्ट
सिप्ला, बायोकॉन, ये दो स्टॉक्स का जिक्र हुआ है। एक बार डीवीज लैब को भी विजिट कर लेते हैं, क्योंकि अचानक दोपहर में इसमें तेजी आती हुई दिखाई दी थी और ये करीब 2.5% ऊपर। कुछ स्टॉक्स थे जो फर्स्ट हाफ में चले, जिसमें बायोकॉन है, और कुछ सेकेंड हाफ में स्पेशली अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, और उसमें डीवीज लैब शामिल है। मानस, डीवीज लैब पर आप क्या राय देंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले भी इसमें बहुत शार्प गेन्स देखने को मिले थे, और इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि दरअसल अमेरिकी बिजनेस को लेकर साइंस जो है वो पॉजिटिव हो चले हैं। इनकी कमेंट्री बहुत मजबूत थी, तो स्टॉक भागा था। तो देखिए, अभी इस टाइम के कन्वेक्शन आइडिया में सेकंड चॉइस मेरे पास डीवीज लैब ही था, क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। जब ब्रेकआउट देखने को मिला था 4 दिन पहले, तो काफी बेहतरीन वॉल्यूम जो देखने को मिले थे। आई थिंक ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, तो 3375 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 3190 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं डीवीज लैब पे। ये डीवीज लैब याद रखिएगा एक फार्मा में प्रेफर्ड चॉइस, और ये मानस की शायद मेरे ख्याल से दूसरी प्रेफर्ड कॉल होती अगर बालकृष्ण वो पिक ना करते। बट मीनवेल अगर मैं थोड़ा सा हट के, अगर फार्मा से हट के बात करूं, हालांकि यहाँ पे इस कार्यक्रम में ऑटो पे बात हुई है, फार्मा पे बात हुई है, एक एनबीएफसी जो कि आज चार्ट्स पे थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रही है, और आई थिंक अगर मैं बीते 1 साल के टाइम फ्रेम में इसको देखूं तो थर्ड टाइम ये स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करने जा रहा है। अमित, प्लीज़ मुथूट फाइनेंस को देखिएगा, आज स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, 3% ऊपर है। ओ एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे हुए हैं एनबीएफसीज में इसमें, और मैं आई थिंक अगर इसके ओ एडिशंस को देखूं तो एनबीएफसी में, फाइनेंस स्पेस में, मुथूट में आज बिल्डअप हुआ है करीब करीब 3.4%, आई थिंक 4th हाईएस्ट ओ एडिशन। आपको कुछ बड़े स्विंग की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है अमित? आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्टली डे हाई है, कोई ट्रेड व्यू आपका यहाँ पर इस वक्त? जी वीरेन जी, स्टॉक में काफी दिनों से हम एक मोमेंटम देख रहे हैं। अब जैसे कि आपने कहा 200 डे टच करके इसने थोड़ा सा रिसीड किया है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले 4-5 दिनों से ये कंफर्टेबली अपने 100 और बाकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़े से मार्केट के पुल बैक के साथ मुझे लगता है कि स्टॉक ने अभी पुल बैक दिया, तो एक नियर टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए एक पोजीशन बनाई जा सकती है। फ्यूचर्स में प्राइस है 1050 का, लगभग स्टॉप लॉस रखें छोटा सा 1040 का। मुझे लगता है 1075 के लेवल्स इसमें पॉसिबल है। ओके, तो 1075 तक के लेवल्स आने वाले समय में मुथूट फाइनेंस की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। एक मौका तेजी का बन रहा है स्टॉक में। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर थोड़ी सी पोजीशंस और जोर पकड़ने लगी है। रुचित, आपने पिडिलाइट पिक किया, लेकिन लगे हाथ अगर पीआई इंडस्ट्रीज पर नजर डाल सके, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन है नियरली 3% का, 2-2.5% ऊपर स्टॉक। मैं फॉलो अप मूव के लिए वेट करना चाहूंगा, क्योंकि 3150 3160 लास्ट 1-1.5 महीने से बार बार रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। इवन मार्च के शुरुआत में स्टॉक ने 3160 का हाई बनाया, जहां से फिर से 2900 के नीचे स्टॉक चला गया। तो जब तक वो लेवल अप फिर से रिक्लेम नहीं होता है या 3160 के ऊपर स्टॉक नहीं जाता, इवन आज 3153 तक ही ये स्टॉक मूव अप तक का हाई लगा है। तो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इनकेस कुछ फ्रेश पोजिशन बनानी है तो 3160 के ब्रेकआउट के बाद ही बनानी चाहिए। ओके, क्लियरली मोमेंटम फार्मा में ज़बरदस्त इंटैक्ट है। डॉक्टर रेड्डीज़, और डॉक्टर रेड्डीज़ ये पिछले हफ्ते हमने ये मूव पकड़ा था डॉक्टर रेड्डीज़ का, और मुझे अच्छे से याद है 4800 की कॉल के थ्रू भी ये मूव प्ले किया गया था चैनल पर, और उस दिन से एक लगातार मूव अब 4900 क्रॉस कर रहा है डॉक्टर रेड्डीज़। डीवीज लैब्स जहाँ बहुत ज़ोरदार करेक्शन हुई थी, इस महीने निफ्टी का टॉप गेनर 15% का मूव हाशिता डीवीज लैब्स में इस महीने। और डीवीज लैब्स की हमने अक्सर बात की कि हर साल आपको एक बड़ी करेक्शन देता है, लेकिन उसके बाद जब चलता है तो फिर इसी तरीके से चलता है। इशू ये है कि जब ये इस तरीके से गिर रहा होता है तो बाय करने की हिम्मत किसकी होती है। अभी भी अपने 52 वीक हाई से 30% नीचे है ये, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 52 वीक लो के करीब था, 40% के करीब गिर चुका था स्टॉक, लेकिन वहाँ से चलना शुरू हुआ और शानदार मूव इसमें। एक दिन का फॉल आया था, लेकिन उसके बाद इसको रिक्लेम किया उसने और एक बड़ा मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में। इनफैक्ट इसकी ओवरसोल्ड नेचर का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15% की रैली के बाद भी अभी 200 डे मूविंग एवरेज के अभी भी नीचे है। 200 डे मूविंग एवरेज 3388 पर है यहाँ पर स्टॉक में। एक गाबा सर, इस पर एक ज़रा आपने क्योंकि बायोकॉन चुना था, मैं एक फॉलो थ्रू ले रहा हूँ डीवीज लैब्स पर, कोई व्यू यहाँ पर आपका?
डीवीएस लैब का जो चार्ट है अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मूव मिला था 2 दिन पहले, आज कंटिन्यूशन है 2 दिन पॉज के बाद 3255 पर ट्रेड कर रहा है। इसका टेक्निकल टारगेट 3350 तो 3400 है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 3200 का। इनफैक्ट आज का मूव बढ़िया है, तो आई थिंक यस फॉलो बाइंग है इसमें डीवीएस पर, बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, डीवीएस लेना चाहिए। एक और स्टॉक हर्षदा हम कल डिस्कस कर रहे थे इसको आफ्टरनून में, नेस्ले, जिस तरीके से इसने मूव दिखाया कल और लग रहा था कि ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है, और अब एक फ्रेश मूव यहाँ पर। और एक बार जरा स्टॉक का चार्ट ले आइए। इस हफ्ते अभी 6% ऊपर है, क्योंकि कल चला ये करीब 3%, 4% और आज चला करीब 2%, तो कुल मिलाकर 6% का मूव यहाँ पर नेस्ले में इस समय, और ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। इनफैक्ट शानदार मूव, थोड़ा स्लाइटली लंबा चार्ट लेकर आइए इसका नेस्ले का। और अगेन ये स्टॉक जो अपने 52 वीक लो से एक अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, करीब 28-29% की रिकवरी दिखा चुका है। और ये आपकी स्क्रीन पर 2022 अक्टूबर में इसने ये लगाया था ऑल टाइम हाई, और अब करीब करीब इसका मतलब 6 महीने बाद ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। मानस, कोई व्यू इस स्टॉक को लेकर? देखिए, व्यू तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है नेस्ले के लिए, लेकिन अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो एक्चुअली कल 19,800 जब ब्रेक हुआ था तभी वहां पर एक बाय कॉल आ गया था, और मेरा समझना था कि उसके बाद करीब 500-600 रुपए का मूव देखने को मिलेगा, तो वो ऑलरेडी देखने को मिल गया है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि स्टॉक 21,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नहीं, गिरावट जब मिले तभी आपको खरीदारी करनी है। आई थिंक 20,300 के आसपास अगर आपको भाव मिले तो वहां पर खरीदारी करिए 19,900 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर 20,300 पे खरीदारी कर रहे हैं तब आपके टारगेट डेफिनेटली 21,000 के होंगे। नेस्ले आपकी स्क्रीन पर आप देखें 20,633। अगर ये इस प्राइस पे क्लोज होता है नेस्ले, याद रखिएगा, तो ये इसके करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा नेस्ले का, 20,620। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स, रुचि जरा प्लीज देखिएगा, अगर बैंकिंग बास्केट, अगर बैंक निफ्टी को अभी भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, और नो डाउट अबाउट दैट कि 42,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक शायद बहुत दिक्कत नहीं है, बट विद इन दैट, आई मीन ट्रेजेक्ट्री, विद इन दैट जोन, सबसे क्लियर चार्ट जो है वो है आज BOB का, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियरली अपने 20 जनवरी के बाद के पूरे प्राइस जोन से इसने कल ही इजेक्ट कर दिया था, वहाँ जाके क्लोज हुआ था और आज कंफर्मेशन दे दिया उसका। रुचित, आप कैसे ट्रेड करना चाहेंगे BOB को, सभी प्रोस्पेक्टिव से, फ्यूचर ऑप्शन या फिर डिलीवरी के प्रोस्पेक्टिव से? रुचित आई थिंक एंटायर आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट देखेंगे तो अच्छा खासा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्शन मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स में लास्ट 4-5 महीने में हो चुका है, और अब नो ग्रेजुअली एक के बाद एक सब पीएसयू बैंक्स में एक नो वॉल्यूम्स नो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा विद इन द पीएसयू बैंकिंग बास्केट अगर आप नो जो F&O में अवेलेबल है उसमें कंपेयर करेंगे तो क्लियर एक ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है, और नो हमें लग रहा है कि जो प्रीवियस स्विंग हाइज है वो 190, 192 के आसपास थे, जो ये सीरीज में ये स्टॉक टेस्ट कर सकते हैं। सो क्लियर यहाँ पे अगर खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा कि फ्यूचर्स के थ्रू भी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 169 के नीचे या 170 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के, और 190 से 192 के टारगेट्स आप नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बाकी सभी PSU बैंकों पर हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। यतिन का बस इंतजार है, लेकिन एक दो बैंक्स जिनमें तेजी देखने को मिली, एक तो IDFC फर्स्ट बैंक देखिए, और साथ ही साथ बंधन, ये निजी बैंक है। इनमें अमित कोई ट्रेड आप लेंगे क्या, क्योंकि पिछले हफ्ते तक बंधन पर कई सारे जानकारों ने शॉर्ट का ट्रेड लिया था और वो आज कल से रिवर्स हो गया है, स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम लौटने लगा है। इन दोनों पर अगर आप राय दे सके पहले। जी हर्षिता मैम, डेफिनेटली IDFC फर्स्ट बैंक पे ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा, बिकॉज स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हम देखें तो इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। बंधन थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इट इज स्टिल ट्रेडिंग अबव बिलो मोस्ट ऑफ इट्स मूविंग एवरेज, तो मेरा प्रेफरेंस IDFC स्टेबिलिटी के लिहाज से IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ही जाएगा। 56 रुपीज 70 पैसे इसका प्राइस है, इसे बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 55 रुपीज 50, और मुझे लगता है कि इसमें 58 से 59 के टारगेट्स IDFC फर्स्ट बैंक में पॉसिबल है। ओके, चलिए बैंकों की बात हो रही है तो थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं PSU बैंकों की, जहां पर लगातार एक रैली हुई है पिछले कई दिनों में, और क्योंकि हम चैनल की बहुत बात करते हैं, इवन PSU बैंक इंडेक्स का वो चैनल, वो जो इंडेक्स है उस चैनल से बाहर आया है। और क्यों इतनी तेज़ी बन रही है इन स्टॉक्स में? पिछले 5 दिनों में
इंडेक्स में 5.5% के गेंस रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे गेंस रहे हैं। यतिन जुड़ गए हैं हमारे साथ थोड़ी सी रिसर्च शेयर करने के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अनुज, अगर हम पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखें तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लगभग 6% ऊपर है और छोटे छोटे बैंक्स खास करके आउट परफॉर्म करते दिखाई पड़ रहे हैं। और पीएसयू बैंक की खासियत ये है कि थर्ड क्वार्टर में जो अच्छे रिजल्ट्स आए, शायद Q4 उससे भी बेटर हो। तो चौथी तिमाही की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात हो, एसेट क्वालिटी की बात हो या ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात हो, सभी पैमानों पर पीएसयू बैंक जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकती हैं। इनफैक्ट जो मॉर्गन स्टैनली है उनको लगता है फोर्थ क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं 4 से 5 बेसिस पॉइंट्स आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे पीएसयू बैंक्स के। और जहां तक कि ग्रोथ का सवाल है, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स हैं एसबीआई जैसी बैंकों के लिए, यहाँ जो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जो पिछले साल 21% की ग्रोथ देखी थी पीपॉप में, वो अब 30% की आती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर हम स्पेसिफिकली एसबीआई की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में अच्छा एसेट क्वालिटी में सुधार भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आंकड़े के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेट इंटरेस्ट इनकम आपको दिखेगा कि एसबीआई की एनआईआई इस क्वार्टर में 25% से ज्यादा बढ़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 31% की यहां ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी और सिमिलर ग्रोथ आपको पीएनबी कैनरा बैंक में दिखाई पड़ेगी। लेकिन सबसे जबरदस्त ग्रोथ पूरे के पूरे पैक में आपको बैंक ऑफ इंडिया में दिखाई पड़ेगी 40% की। और शायद इसीलिए मॉर्गन स्टैनली कहता है कि पीएसयू बैंक्स में 2 बैंक्स में खरीदारी करनी है और जहां उनको आउट परफॉर्मेंस लगता है, सबसे पहले एसबीआई और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि प्रोविजंस एक बड़ा हिस्सा होता है पीएसयू बैंक्स की पीएनएल अकाउंट का, तो एसबीआई की करीब 22% ग्रोथ रहेगी। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ सुपीरियर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस, 25-26% की ग्रोथ आएगी। और पीएनबी कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ भी 30 से 40% की आपको ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़ती हुई नजर आएगी साल दर साल बेसिस पे। लोन ग्रोथ, क्योंकि एसेट क्वालिटी पे दबाव नहीं है, लोन ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए कैसे प्रदर्शन आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साल दर साल बेसिस पे 15 से 20% के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीएसयू बैंक्स की एडवांसेस ग्रोथ होगी। एसबीआई की 15 होगी, लेकिन छोटी बैंक्स देखिए जैसे कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ 18 से 20% की आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो क्लियरली ये जो रिजल्ट्स एंटिसिपेटेड हैं जो अगले महीने, क्योंकि पीएसयू बैंक्स थोड़ा लेट रिपोर्ट करते हैं अपने अर्निंग्स, तो अगले 2-3 वीक के बाद जो अर्निंग्स आएंगी उसके एंटिसिपेशन में बाजार अब इन सभी बैंकों में तेजी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शायद यही कारण है पिछले 4-5 दिनों में आपने जबरदस्त रैली छोटे मझौले पीएसयू बैंक्स में देखी है, इंक्लूडिंग लाइक्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, बहुत अच्छी तेजी इन स्टॉक्स ने बनाई है और Q4 में दरअसल अच्छे नतीजों की उम्मीद में स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पीपॉप आप कह रहे हैं, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा और फिर वो स्केल देखने को मिलेगा बिजनेस का भी। हमारे साथ अब सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। सनी, आफ्टरनून। सरकारी बैंकों पर लाइमलाइट इस समय, और आप देखिए कैनरा बैंक हो, एसबीआई हो, सब में अच्छे रिटर्न्स इन द लास्ट फ्यू डेज देखने को मिले हैं। इस समय अगर आपने नई खरीद करनी हो, किस स्टॉक पर आपकी नजरें होंगी सरकारी बैंकों में, और आप लार्जली अर्निंग से क्या उतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं जैसे यतिन ने कहा, मार्केट एक्सपेक्टेशंस और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रही है? या तो डेफिनेटली फोर्थ क्वार्टर में पीएसयू बैंक के नंबर थर्ड क्वार्टर से बेहतर ही होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से लोन का रिप्राइसिंग हुआ है एज कम्पेयर टू दैट, जो डिपॉजिट का रिप्राइसिंग है उसका पेस थोड़ा पीछे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्थ क्वार्टर रहेगा इसमें हम देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है पीएसयू बैंक के एक्सपांड होंगे। मे बी जो फोर्थ क्वार्टर के बाद जो फाइनेंशियल ईयर 24 रहेगा वहां जाकर के कहीं निम जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली फोर्थ क्वार्टर में नीम एक्सपांड होंगे। और दूसरी बात रही वैल्यूएशन की, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन में भी कहीं ना कहीं जो बड़े बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, उनमें वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है। तो डेफिनेटली हमारी जो रिकमेंडेशन रहेगी पीएसयू बैंक में वो रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सनी, एग्जैक्टली आपका एसबीआई पे टेक क्या होगा? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि Q4 में थोड़े से एनआईएम एक्सपेंड होंगे, सबसे ज़्यादा कॉस्ट प्रेशर है, आई मीन नो डाउट अबाउट दैट, और एसबीआई ने वो पास ऑन भी किया है। एक सिंगल ट्रांच में इन्होंने बीपीएलआर में करीब 70 बेसिस पॉइंट का हाइक किया था।
SBI इस प्राइस पे कितना आपको अट्रैक्ट कर रहा है? SBI पे आइसोलेशन में आपका टेक क्या है? मान लीजिए मैं सिर्फ एक स्टॉक लेना चाहता हूँ, लीडर के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, SBI पे आपका टेक और प्राइस आउटलुक? वीरेंद्र जी, SBI पे कंप्लायंस के एंगल से मुझे बोलने की रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, अब जरा कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक बार टाटा मोटर्स लेकर आइए। सुबह इसमें काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन अब दिन ढलते ढलते थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग, हालांकि अभी भी मंथ टू डेट सेकंड टॉप गेनर। और उसके अलावा एक स्टॉक लेकर आइए आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स में अच्छी रैली, लेकिन आज ये इसमें थोड़ी रेजिस्टेंस फेस हुई एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर, वहाँ तक गया और वहाँ से थोड़ा सा फिसला है। मारुति ऑन द अदर हैंड, वो भी हमने सुबह डिस्कस किया था, वो अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर टिका हुआ है। तो इन दो स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। सनी, गुड आफ्टरनून। मारुति और टाटा मोटर्स पर कोई व्यू आपका? या अनुज जी, तो मेरा मारुति को लेकर के व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम मारुति में देखें तो बेसिकली दो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। एक, मारुति ने एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली कि उनका जो SUV सेगमेंट है उसमें उनका मार्केट शेयर FY24 में बढ़ करके 24-25% हो जाएगा, जो कि तकरीबन 12 से 13% है। और अगर हम SUV पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसमें मारुति ने 2-3 नए प्रोडक्ट भी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी है, हेल्दी ऑर्डर बुक भी है, और एट द सेम टाइम जो SUV का जो पोर्टफोलियो है उसमें रिलेटिवली मार्जिन भी बेहतर होते हैं। तो FY24 में मुझे लगता है कि मारुति के मार्जिन एक्सपैंड होंगे, बेसिकली ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, और दूसरा कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्राइस का जो एडवांटेज है वो भी हमें कंपनी के मार्जिन में देखने मिलेगा। तो मेरा पिक मारुति रहेगा अमंग दी ऑटो सेक्टर टू राइड फॉर नेक्स्ट, अगर 3 से 6 महीने के लिए राइड करना है किसी को। अगले 3 से 6 महीनों के लिए मारुति एक प्रेफर्ड बाय, करीब 6% ऊपर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये काउंट अप। अच्छा, रुक कर फिर नज़र बार बार जा रही है फार्मा कंपनियों पर। डीवीज लैब इस समय 3.5% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ 3277 यानी कि डे हाई पर आ चुका है। सिप्ला 922 के डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और डॉक्टर रेड्डीज जिसका जिक्र अनुज कर रहे थे 4894 पर, लेकिन 4911 इसका डे हाई था। तो यही वो पॉकेट है जहां पर इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, और सन फार्मा भी इस घंटे डे हाई पर आ चुका है। 104 के लेवल्स पर इसमें कमाई देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल है वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रुझान तेज़ी का बना है। अच्छा, फटाफट से मानस, एक बार आप कुछ और काउंटर्स की अगर हम बात करें, भेल पर नज़र डालेंगे 3.5% की गेंस, थोड़ा सा साइडवेज होकर ये स्टॉक फिर से चलने लगा है। ये आज का मूव क्या टिक पाएगा आगे? देखिए, 3 हफ्ते पहले जब BHEL ने 67 के आसपास बॉटम बनाया था, तो वो वही लेवल्स थे जो मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले भी BHEL ने बनाए थे, और वहां से एक पुल बैक देखने को मिला था, और उस रैली में 80 रुपए तक के हाईज देखने को मिले। तो एक तरह का डबल बॉटम बना हुआ है। और उसके बाद अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर अब आपको हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, BHEL उसके ऊपर निकला है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 80 रुपए ही होगा। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 73 रुपीज के स्टॉप लॉस से BHEL में खरीदारी करिए 80 रुपए के टारगेट की। ओके, देखिए फार्मा का दिन है आज फिर, सन फार्मा डे हाई पर अब इस समय, और उसके अलावा काफ़ी अच्छा मोमेंटम सिप्ला में, सिप्ला भी डे हाई पर, काफ़ी शानदार मूव इस समय आपको इन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी रिकवरी करता हुआ और अब इस समय ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की वापस तैयारी कर रहा है। तो ये कुछ इस समय इंडेक्स के ट्रेंड्स आपके सामने। अब एक काम करते हैं, एक और सेट ऑफ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स, यहाँ पर आपने तेज़ी देखी है और क्या कारण है इसका, चलिए सुमित से बात कर लेते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज रेलवे स्पेस पूरा बजिंग है, बढ़िया तेज़ी स्पेस पे देखने को मिल रही है। दरअसल कल शाम को एक अपडेट आया रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, और उन्होंने अपने जो एनुअल नंबर्स हैं वो पोस्ट किए, जिसके बाद पूरे स्पेस के अंदर एक बढ़िया बज़ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रेलवे ने रिकॉर्ड नंबर्स पोस्ट किए। वैसे तो ये 2.5 लाख करोड़ का जो FY23 का रेलवे का ओवरऑल फ्रेट है, लेकिन पैसेंजर भी अगर रेवेन्यू साइड पे आप जाएंगे तो रिकॉर्ड नंबर्स के आसपास आ रहा है। इनफैक्ट बेटर रियलाइजेशन और बेटर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दोनों ही इंडिकेट हो रही है नंबर्स के अंदर। करीब 49,000 करोड़ रुपए ज़्यादा, यानी 25% के आसपास की बढ़त पिछले साल के कंपैरिजन में रेलवेज के रेवेन्यूज़ में ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी है, जो कि एक बेटर साइड पर नंबर्स को मेंशन करती है। ओवरऑल जो माल भाड़ा है वहाँ पर 15% के आसपास की बढ़त आई है। 1.5 लाख करोड़ का एक नंबर देखने को मिला,
और पैसेंजर जो रेवेन्यूज हैं वहाँ पर एक ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है और वो नंबर रिकॉर्ड स्तरों पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। पैसेंजर रेवेन्यूज में रिकॉर्ड लेवल 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये नंबर है और एक क्रूशियल पार्ट ये कि रेलवे की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेटर साइड पर देखने को मिली है। रफली 63,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसेंजर नंबर है और 98% के आसपास के जो कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को पोस्ट किया है 98.14%। एक और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कंपनी ने इस बार कैश फ्लो जनरेट किया और कैश फ्लो से करीब 3500 या 3200 करोड़ रुपए के आसपास का एक केपेक्स भी अनाउंस किया हुआ है। तो ये केपेक्स का मतलब उन कंपनियों पर जो कि ऑलरेडी रेलवेज के लिए कामकाज करती है, रेलवे एक्सपेंशन में जो हेल्प करेंगे। एक टेबल भी आएगी किस तरह से रेवेन्यूज की ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेलवेज की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। यानी कि करीब 1.74 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा जो कि 2019-20 में था, जो गिरा तो कोविड में 1.5 लाख करोड़ पहुंचा और वहां से पौने 2 लाख करोड़ रफली और अब 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज रेलवे ने जनरेट किया। तो एक स्ट्रॉन्ग रेलवे का इनफ्लो, रिकॉर्ड नंबर्स, बेटर रियलाइजेशन, बेटर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और साथ ही बड़ा केपेक्स, ये ट्रिगर बन गया पूरे स्पेस के लिए, जिसके चलते एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया ये जानकारी रखने के लिए। सनी, आपके रेडार पर कोई रेलवे स्टॉक होगा? या तो मेरे रडार पे विद इन द रेलवे सेक्टर मुझे आरवीएनएल बहुत अच्छा लगता है कि आरवीएनएल की अगर हम देखें तो ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती है कंपनी। तो आरवीएनएल में मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 85 to 90 रुपीज है और अभी दाम है 75 रुपीज, तो काफी अच्छा अपसाइड इसमें दिखता है। ऑर्डर बुक हेल्दी होने के कारण अगले 2 से 3 साल तक नंबर अच्छे ही आएंगे ये कंपनी में। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। इनफैक्ट आज अगर आप देखिए आरवीएनएल, इरकॉन, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। आईआरसीटीसी पर अगर आप ध्यान दें ये हल्का सा ऊपर है। सनी, इस पर आपके क्या विचार है? क्योंकि अगर रेलवे का पैसा बन रहा है, आईआरसीटीसी बड़े पैमाने पर कई सारी सर्विसेज नीर की और दूसरी सर्विसेज रेलवेज के लिए हैंडल करती है, लेकिन ये स्टॉक एक बड़ा अंडर परफॉर्मर है। 2021 में ऑफ कोर्स कोविड की मार 2020 में लगी, लेकिन फिर रिकवरी आई स्टॉक में। आपको याद होगा अक्टूबर 21 में ये काउंटर फिर से 1100 तक पहुंचा था, वहां से एक तरफा बिकवाली का दबाव फिर बनता दिखाई दे रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड को? और यहाँ पर भी ओवरहैंग रहता है कि सरकार क्या कुछ और अपना हिस्सा ऑफलोड करेगी या नहीं? बड़े पैमाने पर लोगों की अपेक्षाएं थी आईआरसीटीसी से जब ये लिस्ट हुआ था। या तो आपने बहुत सही कहा कि जो स्टॉक है ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है और डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की का जो एफएस का जो ओवरहैंग है उसी के कारण एक स्टॉक में भी एक दबाव बना हुआ है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो बेसिकली जो टिकटिंग रेवेन्यू है उसमें कोई डेंट नहीं आया। हालांकि जो कंपनी के जो बाकी के सेगमेंट है, वेदर जो कि वाटर है या जो कि बाकी के ग्रोथ ड्राइवर थे कंपनी के, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। दैट इज वही कारण के चलते हुए स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इस पे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहूंगा आईआरसीटीसी पे। अगर कंपनी के चौथे तिमाही में नंबर थोड़े रिलेटिवली बेटर आते हैं तो डेफिनेटली ये एक पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक काउंटर रहेगा। हालांकि इसमें एक रिस्क फैक्टर में टाइम एंड अगेन ये कंपनी में ये रहता है कि जो कंपनी का जो पर टिकट जो कमाई होती है, जो कि जिसे हम कमीशन के तौर पे बोलते हैं, वो डेफिनेटली बीच में हमने देखा था कि एक बार गवर्नमेंट ने ये नंबर चेंज भी किया था, उसके कारण स्टॉक में काफी पिटाई भी हुई थी। फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, इट इज मेंटेन। तो वो एक रिस्क हर बार ये बिजनेस में बना रहता है आईआरसीटीसी। जी हाँ, आईआरसीटीसी अगर आप इसे टेक्निकली देखें और प्राइस वाइज देखें तो आईआरसीटीसी अक्टूबर 2021 से लेके अब तक के, उससे पहले के अगर अध्याय को मैं निकाल दूं, जब इसने करीब समझ लीजिएगा कि 1285 का हाई लगाया था, अगर उसके बाद के अध्याय को देखूं तो ये इस वक्त 29 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। और जब हम इस शब्द को कहते हैं या फिर इस बात को कहते हैं कि रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम है, तो आईवीआरएनएल स्ट्रॉन्ग मूव है और दूसरा है इरकॉन। मानस, आरवीएनएल और इरकॉन दोनों के चार्ट्स रेप्लिका हैं, एग्जैक्टली रेप्लिका है। 60-50 पे इरकॉन, आपका टेक? और ये लंबे टाइम फ्रेम में जो 4 जुलाई 2022 से लेकर अब तक के टाइम फ्रेम में ये जो फ्लैग फ्लोट कर रहा है, आपकी राय क्या कहती है इस स्ट्रक्चर पे? डिलीवरी बेस्ड काम करना होगा तो जी, तो बिल्कुल काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि करीब 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। और हम जब वीकली चार्ट पे जाते हैं तो उसको देख के तो लग रहा है कि शायद 66 जो कि पिछले हाईज थे, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 57 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 66 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में 66 के लेवल
इरकॉन टेस्ट कर सकता है। ओके 66 के लेवल्स इरकॉन, ये एक प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा। आरवीएनएल वर्सेस इरकॉन दोनों ही परफॉर्मर्स रहे हैं। आरवीएनएल के ज़्यादा रिटर्न्स और अब इरकॉन के चांसेस हैं कि इसकी तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, इस बीच कुछ और काउंटर्स जो इस घंटे अपनी चाल को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा आप। एक तो भेल रिविजिट करते हैं क्योंकि इसकी जब चर्चा हम कर रहे थे तब ये 75 था, अब 75.40 हो गया है, करीब 3.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। टीटागढ़ वैगन्स में फिर इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स अनुज मेंशन कर रहे थे, डीवीआर पर ध्यान देंगे तो वहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जरूर बनी है, लेकिन ये जो टाटा मोटर्स डीवीआर है, अमित उस पर आपकी क्या राय रहेगी? टाटा मोटर्स या फिर डीवीआर, आप इस समय क्या प्रेफर करेंगे लेना? जी 1 सेकेंड। टाटा मोटर डीवीआर जैसे कि हम देख रहे हैं, इसका भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है बट द थिंग इज कि दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा रनअप आ गया है। ट्रेंड अभी भी अप है। अगर हल्का सा हमें पुल बैक लगभग 236 237 के लेवल पे मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। इन दैट केस वी विल क्रिएट अ लॉन्ग पोजीशन। स्टॉप लॉस रहेगा 234 का और मुझे लगता है 250 के टारगेट्स पॉसिबल है, बट बाय ऑन डिप, लिटिल बिट डिप आए तब बाय करें सर। ओके, बाय ऑन डिप, लिटिल बिट डिप आए तो बाय करें। मिड कैप इंडेक्स वापस लेकर आइए, लगातार इसमें आउट परफॉर्मेंस। अब फिर इस समय डे हाई पर ये इंडेक्स, डीवीएस लैब्स की बात हुई थी, वो डे हाई पर, सिप्ला डे हाई पर फिर से काफ़ी मोमेंटम इस समय यहाँ पर। मारुति ऑलमोस्ट अब डे हाई पर। वहीं दूसरी तरफ डे लो पर स्टॉक्स जो हैं उनमें पावर ग्रिड कल की पूरी रैली, यहाँ पर पूरी रैली समाप्त होती हुई, इनफैक्ट कल की रैली से भी ज़्यादा नीचे गिरा आज शायद, ये 3% नीचे पावर ग्रिड। टाटा कंज्यूमर जिसके नंबर शायद अगले हफ्ते आने हैं वो थोड़ा सा नीचे, और HDFC ट्विंस, इनफैक्ट अब ट्रिपलेट्स कहेंगे HDFC, वहाँ पर लगातार दबाव। तो HDFC बैंक 1660 पर। गाबा सर, इसमें कोई ट्रेड बन रहा है HDFC बैंक में? क्या अब इस लेवल पर बाय करेंगे या क्योंकि रैली बड़ी हुई थी थोड़ा और रिएक्शन आ सकता है यहाँ पर? नहीं, मैं बाय तो नहीं करूंगा। इनफैक्ट मुझे लगता है 1680 जब तक पार नहीं करता HDFC बैंक, वहां पर एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई देगा ऊपर। अब ट्रेड कर रहा है 1660, 20 रुपए आप मूव जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो मैं बाय तो नहीं करूंगा। हाँ, लोअर लेवल्स में सपोर्ट मिल सकते हैं लेकिन कंफर्मेशन मिसिंग है HDFC बैंक में, तो लेट्स सी जब कंफर्मेशन मिलता है नहीं। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे 1660 पर और थोड़ा सा खिसकता हुआ नीचे। और बैंक निफ्टी ने आज, हालांकि देखिए हल्का सा बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आया, लेकिन एक अपना प्रॉफिट बुकिंग क्लस्टर था जिसकी बात भी सुबह हो रही थी, 42,500 वहीं से नीचे आया, बट यस उसको स्पॉन्सर HDFC बैंक ने किया है। एक बार जरा ये बैंकिंग स्पेस के OI गेनर्स को फिर देखते हैं और वहां से कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इंडसइंड बैंक का ट्रेड इस पैनल ने सुबह सुबह पिक किया था, वो मैं कुछ देर में बात करूंगा। अगर मैं OI के दृष्टिकोण से देखूं आज तो बैंकिंग में क्या हुआ, 0.9% ओवरऑल बिल्डअप। टॉप गेनर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरे पायदान पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी काफी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ। एक्सिस बैंक 0.6% पे और साथ ही साथ PNB 1.7%। यानी अगर आप OI के लिहाज से देखें तो ज्यादा OI कंसंट्रेशन आज PSU बैंक्स में है। लेट्स ब्रिंग PNB आपकी स्क्रीन पे 49। आज PNB एक चीज कर रहा है वो थोड़ी डिफरेंट है और वो ये है कि जनवरी 2023 के बाद फर्स्ट टाइम अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। मैं कुछ देर से इसी पॉइंट को दिख रहा था। और रुचित, एक बार जरा PNB को भी देखिएगा क्योंकि इस हफ्ते का कमेंसमेंट यानी सोमवार और मंगलवार का सेशन इसको वीकली चार्ट्स पर भी 2 एवरेजेस के ऊपर ले आया है। मोमेंटम है, अभी हम इस पर डिस्कशन कर भी रहे थे। PNB पे आपका टेक, क्या स्कोप बन रहा है 51 52 तक का इनिशियली? यानी प्रीवियस स्विंग हाई जो रिसेंट बने थे वो देखे तो 52.40 के आसपास के थे। सो ये पुल बैक मूव में 52 52.5 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि पूरा सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम में है तो आई थिंक PNB में भी एक अच्छा पुल बैक मूव रह सकता है। बट इनिशियली में कोई बड़े टारगेट्स के लिए नहीं, बट 52 से 52.5 की रेंज तक के एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे एक करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। PNB आपकी स्क्रीन पे 49, ये सेकंड टॉप OI गेनर है डेरिवेटिव्स इन PSU बैंक्स। श्रीकांत चौहान एक्सिस कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, इंडिसेस बहुत टर्बुलेंस में है इस वक्त और आपकी राय क्या होगी इस वक्त? सुरक्षित विकल्प फार्मा नजर आ रहा है अगर आप OIs को देखें, इंट्राडे बिहेवियर्स को देखें।
आप क्या चीज़ कर रहे हैं, क्लाइंट्स को राय क्या दी गई है और आपका टॉप कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को देखें तो मुझे लगता है कल के दिन में जो मार्केट में सेल ऑफ हुआ है और कल के दिन के जो हाईएस्ट लेवल्स थे विच वाज अराउंड 17,870 860, मुझे लगता है अभी वो जो लेवल्स है वो एक इम्पॉर्टेंट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। और जब तक इन लेवल्स को मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक अपने रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। यस, ऑन द डाउन साइड 17,500 तक के सपोर्ट्स दिख रहे हैं। आई थिंक जो सपोर्ट 17,600 पे आ गए थे वो अभी शिफ्ट होके 17,500 17,450 के रेंज में आ गए। सो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट में अगर और वीकनेस अगर बनती है तो पॉसिबल है कि निफ्टी एक बार 17,500 या 450 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इट्स अ कंसोलिडेशन एंड इट्स अ करेक्टिव पैटर्न टू द एंटायर रैली that we saw from the levels of 16,900. So 16,900 से जो रैली बनी थी उसका करेक्शन है। इस करेक्शन के बाद हमें लगता है कि वापस मार्केट में एक रिबाउंड देखने बिल्कुल मिलेगा, लेकिन करंट लेवल से हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। श्रीकांत, आपने आज स्टॉक क्या चुना है? बिल्कुल, तो अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में देखें तो मुझे लगता है कि थोड़े रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और वहां पे हमें लगता है कि कुछ और एक्टिविटी देखने मिलेगी। वेरी फर्स्ट हमने जो एक्टिविटी देखी थी वो गोदरेज प्रॉपर्टीज या जितने भी टॉप रेटिंग कंपनीज थी जैसे कि ओबेरॉय रियल्टीज है या डीएलएफ है, वहां पे हमने एक्टिविटी देखी। अभी हमें लगता है कि शोभा डेवलपर्स है या प्रेस्टीज है या ब्रिगेड है, हमें लगता है कि वहां पे एक्शन बनेगी और वहां से कुछ स्टॉक्स और अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि ब्रिगेड को लॉन्ग करके चलना चाहिए जो 500 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। तो ये स्टॉक 520 530 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से ब्रिगेड को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखिए अराउंड 485 के करीब का। ओके, ब्रिगेड में बाय करना है इस समय कैश मार्केट का ये सौदा आपके लिए। यहाँ पर आप बाय करिए। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी बात कर ले अनुज, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा था। ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, इनफैक्ट हमारे ट्रेंडिंग काउंटर्स में भी हम इसका जिक्र कर रहे थे, 2-2.5% तक का इजाफा। गाबा साहब, ये स्टॉक आप ट्रैक करते आए हैं, जैसे श्रीकांत मेंशन कर रहे थे पहले स्टॉक्स भाग चुके हैं, लेकिन क्या अभी भी मौका है 1300 के बियॉन्ड खरीदारी करने का? बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था गोदरेज प्रॉपर्टीज में गैप अप के साथ 1150 के आसपास, फिर एक 13.7 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1350 का ये टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। अगर हम हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज बॉटम आउट हो चुका। आईआर जोन्स 1500 के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। यस, इट्स अ बाय। अगर ट्रेडिंग के लिए पॉइंट लेना है तो 1290 का स्टॉप लगा कर चलें, 1350 पॉसिबल है, लेकिन रुझान ऑन द अपसाइड होना चाहिए, शॉर्ट नहीं। ओके, चलिए एक स्टॉक लेकर आते हैं जो नंबर्स आए थे इसके कुछ देर पहले, क्रिसिल, और इस समय एक डे लो की ट्रेजेक्ट्री में ये स्टॉक करीब करीब 4% नीचे। हालांकि नंबर्स पढ़ने का मुझे टाइम मिला नहीं, लेकिन वो एक डिक्लाइन तो है स्टॉक में और रीजनेबल मिड कैप स्टॉक है ये। यहाँ पर एक डिक्लाइन। चलिए अब आपको बताते हैं जो 4 ट्रेड्स अब हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से, उसके बाद F&O सुपरस्टार के लिए श्रीकांत चौहान से बात करेंगे और उनसे लेंगे एक ट्रेड। चार्ट का चमत्कार लेंगे अमित सेठ से और मिड कैप फंडा के लिए सनी से बात करेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं उस सीक्वेंस की। मानस, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए जाइडस लाइफ का 510 का कॉल ऑप्शन लेना है, क्योंकि जाइडस लाइफ में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और क्योंकि हाई टॉप साइड बॉटम यहाँ पर बन रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 25-30 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जाइडस का 510 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, तो जाइडस में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है जहां पर आप ट्रेड लेंगे। F&O सुपरस्टार, श्रीकांत आपकी बारी, बताइए क्या ट्रेड है? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि भारत हेवी BHEL यहाँ पे एक अच्छी एक्टिविटी देखने मिल रही है। काफी अच्छे फॉर्मेशन के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसमें राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की भी सीरीज एस्टैब्लिश हो सकती है, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म देखें तो यहाँ पे इसने एक हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है और इस बार के वॉल्यूम और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को कंपेयर करें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी कि 83 या 84 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है।
करंट लेवल से BHEL को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें अराउंड 74, यानी यहाँ से ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगभग हमें रखना पड़ेगा, और टारगेट्स रहेंगे 82 रुपीज। BHEL 75.35 पे 82 के बाय मतलब टारगेट के लिए आपको बाय करना है। आपके स्क्रीन पे श्रीकांत चौहान जी का सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार के लिए चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेंद्र जी, मेरा चॉइस सन फार्मा रहेगा। सन फार्मा में हमने पिछले कुछ दिनों में एक रैली देखी थी और एक पुल बैक आया जिसने 10 और 20 डमा पे रेस्ट लिया, और आज की कैंडल की अगर लोअर शैडो देखें तो वो भी काफी इनकरेजिंग है। 1003 का इसका प्राइस है, टारगेट्स लगभग 1025 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 993 का रहेगा। ओके चलिए फिर अब मिड कैप फंडा ले लेते हैं। सनी क्या पिक किया आपने? हाँ, या मेरा पिक रहेगा त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। ये कंपनी का जो मार्केट कैप है 10,500 करोड़ है, और अगर कंपनी के बिजनेस की बात करता हूँ तो कंपनी एक ग्लोबल लीडर है 5 to 30 मेगावाट की जो रेंज है टर्बाइन की, इसमें एक मार्केट लीडर है ग्लोबल। कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो कंपनी की 1230 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि 33% ऊपर रही है थर्ड क्वार्टर में, और पूरे साल में जो ऑर्डर इंटेक है वो 27% इंक्रीज हुआ था। और कंपनी के अगर नंबर्स की बात करते हैं तो 9 मंथ FY23 में कंपनी ने FY22 के जो सेल्स EBITDA पैट है वो नंबर ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है ये कंपनी। और जब हम फोर्थ क्वार्टर के नंबर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इसमें 20 से 25% का ग्रोथ देखने मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ ₹400। ओके, तो त्रिवेणी टर्बाइन पर एक नजरें, और 400 का टारगेट भी आ गया है। चलिए मैं आपके लिए फटाफट से रिकैप कर देती हूँ सभी 4 ट्रेड्स जो 4 के चौका में हमारे जानकारों ने आपको दी हैं। जाइडस लाइफ पर मानस दरअसल बुलिश है। सस्ता ऑप्शन में इन्होंने 510 का कॉल लेने की सलाह दी, 20 का टारगेट है, 12 पर फिलहाल ये 510 का कॉल आपको मिलेगा। फिर आया भेल पर व्यू श्रीकांत का। स्टॉक में 82 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 74 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, देखिए 4% ऊपर। और सन फार्मा है, अमित का चार्ट का चमत्कार वाला ट्रेड 1025 के लिए मौका इन्होंने पकड़ा है, 993 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और सनी के रेडार पर है त्रिवेणी टर्बाइन, 400 के टारगेट के लिए खरीदारी की है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आज के दिन हर 10 मिनट में एक फार्मा कंपनी पर राय आती हुई दिखाई दे रही है, और एक फार्मा कंपनी पर मुझे राय भी लेनी है। गावा साहब, ग्लेनमार्क फार्मा पर अगर आपकी नज़र गई हो, आपको याद होगा आई थिंक लास्ट वीक या लास्ट वीक इसकी हम चर्चा कर रहे थे, और ये वीरू ने आइडेंटिफाई किया था एकदम टाइम पर। आज फिर मोमेंटम पिकअप देखने को मिल रहा है। जब स्टॉक में तेजी आती है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी आती है, आज ठीक वही हुआ। 505 पर क्या एक फॉलो थ्रू है? या बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि 500 का ये आंकड़ा है साइकोलॉजिकल, वो पार कर लिया और दिल से पार किया है, ट्रेड कर रहा है 505। मुझे नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 515 के होने चाहिए, वहां तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 500। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल बैठता है ग्लेनमार्क का, लेना चाहिए ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क 15 Feb 2022 का एक जो हाई था वो पार कर चुका है। इससे पहले इसने, याद रखिएगा, वो अप्रैल फर्स्ट वीक का हाई पार किया। तो ग्लेनमार्क, ल्यूपिन और उस सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और एक स्टॉक वो लेके आई है जो मुथूट फाइनेंस, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कार्यक्रम में कुछ देर पहले, मैंने मानस से आउटलुक लिया था, वो भी अच्छा मूव देता हुआ। वो भी करीब 1075 का हाई लगाने के बाद हल्का सा रिट्रेस हुआ, लेकिन फिर करीब 1051 पे ट्रेड करता हुआ। फार्मा में ही जायडस को देखिए आप, 2.63%। और अगर मैं पिछले 20 मिनटों के ओआईडिशंस को देखूँ तो इट्स जायडस जो कि स्विंग दे रहा है, और 517 पे अब ये क्या कर रहा है। याद रखिएगा, जायडस ने अपने करियर का जो ऑल टाइम हाई लगाया था वो लगाया था 5 मई 2021 को, वो था करीब 674 रुपये का। वो जब मोमेंटम ब्रीच हुआ था 26 अगस्त को एक लो लगा था 500 करीब 15 रुपये का। आज जायडस ने उस 515 रुपये के लेवल को क्रॉस कर दिया। टेक्निकली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ऑल टाइम हाई के बाद जो पहला स्विंग लो होता है उसको क्रॉस कर देना, ये सेकंड बड़े स्विंग के अप ट्रेंड में आने की निशानी होती है। और मानस ने जो ट्रेड पिक किया था बहुत स्ट्रांग था। जायडस एट डे हाई नाउ, और टिक बाय टिक चार्ट्स देखिए और ओआईडिशंस देखिए लास्ट 20 मिनट के, तो उसमें सबसे स्ट्रांग बिल्डअप जायडस में है। अब आइए आप पीआई इंडस्ट्रीज पे। सुबह ये पहला ट्रेड था, आज मेरे ख्याल से प्रकाश सर का पहला ट्रेड था पीआई इंडस्ट्रीज। यस, पीआई इंडस्ट्रीज, नो प्रकाश सर, ये आपका ट्रेड था सुबह आज? जी नहीं, मेरा पीएल था, पिरामल एंटरप्राइज, पीआई नहीं था।
अच्छा हाँ, OI एडिशंस की शीट पे लास्ट 20 मिनटों में यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। ओके, राजेश पालवे जी का था, एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवे जी थे, डे हाई पर आके क्लोज होता हुआ। ओवरऑल अगर आप देखिए, पैनल ने अगर सजेस्ट किया था तो अच्छा प्रॉफिट अगर आपको हो रहा होगा, लेकिन इस वक्त की डेफिनेशन ये है कि नाउ PI इज क्लोजिंग अबव इट्स ऑल मूविंग एवरेजेस इन ए सिंगल सेशन। बाइसेक्ट किया 50 को, बाइसेक्ट किया 200 को और बाइसेक्ट किया 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। माना साहब का टेक 31 से 51 कैरी करना चाहिए इसको, और फ्रेश ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आपका व्यू? देखिए, फ्रेश ट्रेड लेना हो या तो अगर आपने मॉर्निंग में पालविया जी के रिकमेंडेशन पे पोजीशन लिए तो बिल्कुल कैरी करिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है और एक नए जोन से निकल रहा है। अब मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको कम से कम 100 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 3250 के आते हैं, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3059 कर लें, ये कैश लेवल्स हैं। लेकिन ऊपर की तरफ 3250 और उसके ऊपर 3310 तक के टारगेट्स आपको PI इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, सुमित के पास जाएं उससे पहले एक पर जरा दो चार्ट देख लेते हैं। एक तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंट्राडे चार्ट, क्योंकि आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो निफ्टी बैंक इस समय करीब करीब फिर बाय के मूड में और लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। इनफैक्ट अगर आप डेज लो से देखेंगे तो शानदार रिकवरी यहाँ पर। और फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए एक बार 18788 पर इस समय, और 18800 की कॉल में ज़बरदस्त बिल्डअप हुआ था, वहाँ पर काफ़ी राइटिंग थी। थोड़ा प्रीमियम अब 10 रुपये है वहाँ पर, लेकिन ये काफ़ी राइटिंग है, इसमें कोई ट्रेड शायद है नहीं, लेकिन थोड़ा इस इंडेक्स पर ध्यान रखेंगे कि 3 PM मूव कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन ICICI लॉम्बार्ड के नतीजे आने वाले हैं और कल आएंगे नंबर्स टाटा कम्युनिकेशंस के। दोनों पर बात कर लेते हैं और सुमित बताएंगे दोनों में से क्या एक्सपेक्टेशन है। सुमित, देखिए, ICICI लोम्बार्ड कुछ ही देर में नंबर आने वाले हैं और ये इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस के केस में आप इसमें यहाँ से तवज्जो दीजिएगा। इंश्योरेंस की शुरुआत नंबर्स की यहाँ से होगी। ICICI लोम्बार्ड के केस में जो ग्रॉस प्रीमियम है वो करीब 11% बढ़ने का अनुमान है, 5195 करोड़ रुपए, 4665 करोड़ रुपए के सामने ये नंबर आएगा। मुनाफा 377 करोड़ रुपए, 313 करोड़ से बढ़कर 21% बढ़ने का अनुमान है, और नेट प्रीमियम 4011 करोड़ 3318 करोड़ से 21% ये भी बढ़त रहेगी। ये YOY बेसिस पे नंबर है, सीक्वेंशियल बेसिस पे नहीं है। पहला, कंबाइंड रेशियो 103% से बढ़कर 105% इस तिमाही में आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। हालांकि ये सीक्वेंशियली इनके नंबर्स में एक डिप रहेगा, क्योंकि इनके जो मोटर बिजनेस है वहां से थोड़ा सा सबड्यूड आंकड़ा रहेगा, जिसकी वजह से सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स में प्रेशर रहेगा। तो ग्रॉस प्रीमियम में और मोटर प्रीमियम की वजह से इनके सीक्वेंशियल नंबर थोड़ा सा डिप आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्लेम्स रेशियो में इंप्रूवमेंट रहेगा FY23 के एंड तक आते आते, और उसके अलावा कंबाइंड रेशियो भी थोड़ा प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि वहां पे हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। अगर आप मोटा मोटा समझेंगे तो YOY बेसिस पे लो बेस की वजह से बेहतर नंबर है, और सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर आता दिखाई पड़ेगा। कुछ प्रोविजनिंग की भी बातचीत है बाजार में, लेकिन वो बहुत हद तक डिस्काउंटेड है, तो शायद अगर प्रोविजनिंग का आंकड़ा आता भी है तो इतना एक नीजक रिएक्शन मार्केट देगा, उसके बाद वापस रिएक्ट कर सकता है। ये रहे ICICI लोम्बार्ड के नंबर। दूसरी तरफ टाटा कम्युनिकेशन के नंबर आएंगे। टाटा कम्युनिकेशन के केस में बड़ी क्रूशियल चीज ये है कि वो ऑलरेडी स्टॉक डिस्काउंट करके उस जोन पे आके खड़ा हो गया है जहां से वो आमतौर पर पुल बैक लेता है, 1180 1170 के जोन्स में। रेवेन्यू 4650 करोड़ रुपए YOY बेसिस पे बढ़ने का अनुमान है। मुनाफा करीब करीब 15% टूटने का 333 करोड़ रुपए इस तिमाही में मुनाफा इस कंपनी पोस्ट कर सकती है। इसके अलावा कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में EBITDA रफली 6.5% बढ़ने का अनुमान है, 1120 करोड़ रुपए, और EBITDA मार्जिन फ्लैट इस तिमाही में रह सकते हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यूज और पैट दोनों के अंदर एक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर नंबर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बिल्कुल फ्लैटिश टोन में नंबर रहेंगे। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में रेवेन्यूज करीब 7 से लेकर 10% बढ़ने का अनुमान है YOY बेसिस पर, सालाना आधार पर। वॉइस रेवेन्यू में 3% की गिरावट YOY बेसिस पर रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। कोर सर्विसेज का कारोबार करीब 2% बढ़ने का अनुमान है इस तिमाही में, यानी कि ये भी फ्लैट साइड पे रहने का अनुमान है, और ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो भी बिल्कुल फ्लैट ही रहेंगे। तो YOY बेसिस पे नंबर्स फ्लैट और सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे नंबर आएंगे, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक बहुत हद तक डिस्काउंट कर चुका है। तो अब देखते हैं डिविडेंड और बाकी नंबर्स, कमेंट्री ये कैसी रहती है। ओके सुमित, सुबह एक्चुअली ये स्टॉक 6% डाउन था, और इंट्राडे में इसमें एक आपने शानदार रिकवरी देखी, और इस समय ये स्टॉक अब सिर्फ 2% डाउन है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशंस, सनी इस पर कोई व्यू आपका टाटा कम्युनिकेशंस पर, या इवन अगर ICICI लोम्बार्ड अगर आपने ट्रैक किया हो?
या तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड डेफिनेटली एक लीडिंग कंपनी है जनरल इंश्योरेंस में, और जिस तरह से इसमें एक जो फियर था कि जो एक जो ओवरहैंग बना हुआ है कि कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्टॉक भी अंडर परफॉर्म किया है। तो डेफिनेटली मेरा अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मेरी सलाह रहेगी पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी बिजनेस है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन कमांड करेगा। ओके चलिए ठीक है, तो ये इस समय बात हो गई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। अच्छा, एक मिड कैप कंपनी है एक्सेलिया सॉल्यूशंस, जो पहले शायद काले कंसल्टेंट के नाम से जाते हैं। हाँ, उसके नंबर्स आए हैं हर्षिता, और उसके नंबर्स मतलब प्राइमा फेसी में देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब मिड कैप आईटी में ऑब्वियसली, लेकिन इवन सिक्वेंशली नंबर्स और वाई दोनों नंबर्स, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पर काफ़ी अच्छे हैं। एक बार स्टॉक लेकर आएंगे जरा इसका, एक्सेलिया, ACCELYA, एक्सेलिया करके कंपनी है, ये है हमारे सिस्टम में स्टॉक। एक बार जरा इसको देख लेते हैं किस तरीके का मूव यहाँ पर आ रहा है। और ये देखिए, ये नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है, ये मार्केट ने पढ़ लिया, क्योंकि मैं देख रहा था नंबर्स जो हैं इसके, जो नेट प्रॉफिट है वो 25 करोड़ सिक्वेंशियल से बढ़कर 36 करोड़ हुआ है, और रेवेन्यू 114 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ के करीब पहुंचा है। तो दोनों ही नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं, और पीबीटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ईबिट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही बात फिर होगी कि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो एक ही चीज़ फॉलो करें और सबके नंबर्स ख़राब आएँ। कुछ मिड कैप कंपनियां अच्छे नंबर्स भी डिलीवर करेंगी। 8% का मूव, अब तो खैर यहाँ पर कुछ करने को खास शायद बचा नहीं है, लेकिन अच्छा मूव इस समय एक्सेलिया सॉल्यूशंस में। अब पहले काले कंसल्टेंट्स नाम हुआ करता था इसका। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के अमित गुप्ता जुड़ गए हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू आपका इस समय मार्केट को लेकर और ख़ास तौर से इन्फोसिस को लेकर? या हाय अनुज। सी मार्केट में अगर आप देखिए तो जो वैल्यूएशन, अगर इंटरनल वैल्यूएशन और रिलेटिव वैल्यूएशन दोनों के टर्म्स में एक बार बात करते हैं, तो जो इंटरनल वैल्यूएशंस इंडिया में हैं, तो हमारा जो 5 ईयर का जो प्राइस टू अर्निंग एवरेज है वो 18.5 के आसपास आता है 1 ईयर फॉरवर्ड। और अभी जब मार्केट ने 17,000 पे डिक्लाइन लिया था, तो फाइनेंशियल ईयर 24 का मैं अगर ईपीएस लूं 950 रुपीज, तो 17,000 के भाव पर 17.8 का प्राइस टू अर्निंग आता है, अगेन 1 ईयर फॉरवर्ड। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं जो 5 ईयर का एवरेज है उसके नीचे आ गए थे, और आई थिंक इस वजह से जो इंटरनल वैल्यूएशंस थे वो काफी लुक्रेटिव थे। और ये वो सिनेरियो है जब डॉलर इस बार सबड्यूड है। अगर आपको याद हो, मार्केट जब 15,200 से पुल बैक लिया था 2022 जुलाई के अंदर, तब मार्केट 10 साल के प्राइस टू अर्निंग एवरेज के पास आ गया था, लेकिन उस समय डॉलर लगातार मूव कर रहा था, डॉलर का जो एप्रिसिएशन था वो लगातार हो रहा था। तो अगर मैं एफआईआई के एंगल से मार्केट को देखता हूं, और अगर डॉलर कहीं ना कहीं टॉप आउट हो रहा है, सबड्यूड है, डिस्पाइट इसके कि 3 बैंक्स के अंदर वहां पर कोलैप्स हुआ, बट डॉलर के अंदर वो रिस्क ऑफ सेंटीमेंट आता हुआ नहीं दिखा, वो उतना तेजी से नहीं चला, तो मेरे ख्याल से इट इज गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, और इंडिया उसका एक बेनिफिशियरी आने वाले समय में हो सकता है। मार्च में भी अभी हमने देखा कि $1 बिलियन के आसपास के फ्लोज एफआईआई के आ गए थे जब मार्केट ने पुल बैक लिया। तो ये इंटरनल वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिवनेस है, लेकिन साथ में आप रिलेटिव वैल्यूएशन पे भी देखिए तो 105% का प्रीमियम था इंडिया निफ्टी का ऑन इमर्जिंग मार्केट, आज वो 62% का प्रीमियम हो गया, यानी कि इतना सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है हमारे प्रीमियम का ओवर इमर्जिंग मार्केट। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अक्टूबर से चाइनीज मार्केट ने काफी ग्रोथ दी है, मोर देन 50%, और हमारे मार्केट में करेक्शन आ गया 2000 पॉइंट का। तो दोनों ही हैवी वेट हैं, अगर आप इंडिया लो और चाइना लो इमर्जिंग मार्केट के अंदर, तो इसकी वजह से इंटरनल और रिलेटिव दोनों वैल्यूएशंस पर मार्केट हमको अट्रैक्टिव दिखता है, और डॉलर जो सबड्यूड है, आई थिंक दैट इज इवेंचुअली गुड फॉर ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स। आज की अगर बात करें अमित, आफ्टरनून, एक बार फिर से ये फार्मा कंपनियों में बहुत तगड़ी हरकत आती हुई दिखाई दे रही है। आप डीवीज देखें, औरो, सिप्ला, यहाँ पर अचानक इस तेजी के पीछे कोई खास वजह है, और आप लोग क्या एक्सपोजर ले रहे हैं डीवीज जैसे स्टॉक्स में? हाल में 9% भागा था, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आज कोशिश कर रहा है 3-3.5% की बढ़त दिखाने की।
देखिए दिवीज में आपने भी देखा कि जिस तरीके का प्रॉब्लम कोविड के बाद आया था, क्योंकि इनका 35% रेवेन्यू मोलनूपिराविर से आता था, जो कि कोविड रिलेटेड एपीआई उसका ये बनाते थे, तो वहां पर ऑर्डर एकदम से कम हो गए थे वर्ल्ड वाइड। और मुझे नहीं लगता कि कोविड का सिचुएशन उतना ज्यादा वाइल्ड होने वाला है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये तो है जो होना है और फिर वी हैव टू एब्जॉर्ब दिस गोइंग फॉरवर्ड लाइक दिस ओनली। तो यहाँ पर डीवीज को वर्क करना पड़ेगा वो 35% के इक्विवेलेंट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और जहां तक बात है कि मार्केट में फार्मा का पुलबैक, तो देखिए जितने ओवरसोल्ड कैटेगरी हैं मार्केट में, मेरे ख्याल से वहां पर मूव आएगा। बीच में हम बात कर रहे थे कि जब मार्केट 17,000 के नीचे आया था तो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स मार्केट में बिल्डअप हो गए थे सेक्टर स्पेसिफिक, तो मेरे ख्याल से ऐसे में फार्मा भी था, क्योंकि फार्मा काफी टाइम से एक सबड्यूड सेक्टर रहा है। तो वहां पर आपको एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में थोड़े पुलबैक आ रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के एंगल से बोलूं तो सिप्ला में हमारी पोजीशंस कुछ हद तक बीच में थी, बट अभी हमने फिलहाल सिप्ला से एग्जिट लिया है। हमें ऐसा लगता है कि केमिकल स्पेस में मूव करना चाहिए। केमिकल के अंदर जिस तरह से अभी आप देखिए अल नीनो और हीट वेव्स की बात हो रही है, तो जो फ्लोरीन केमिस्ट्री है जो रेफ्रिजरेंट गैसेस में यूज होती है, मेरे ख्याल से वहां फोकस करें। और वो जो एयर कंडीशनिंग के वेंडर कंपनीज हैं जैसे एसआरएफ है, नवीन फ्लोरीन है, मेरे ख्याल से वहां आपको नंबर आगे जाके अच्छे आते हुए दिखेंगे। ओके अमित जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। ये पॉलिसी के बाद से ही रेट सेंसिटिव में एक क्लास जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और रियल एस्टेट स्टॉक्स, अभी कुछ देर पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी, और आपका रियल एस्टेट एंसिलरी सब में बहुत स्ट्रांग हो गया। लुक एट पॉली कैब, लुक एट HFCs के पैक को देखिए आप, स्पेशली जो छोटी HFCs हैं और रियल एस्टेट स्पेस में। आप लोग अर्निंग से पहले इस स्पेस में कुछ बाइंग कर रहे हैं, आपका व्यू क्या है? या फिर आपको लगता है कि जो मोमेंटम आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, अब चेज करने का कोई फायदा नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए काफी टाइम से सबड्यूड है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल स्पेस देखिए, रियल एस्टेट से लिंक है, वहां पर ना तो पेंट चले हैं ना पाइप चले हैं, और इन सबके अंदर ओवर द पीरियड हमने बिकवाली आती भी देखी है, बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब इस क्वार्टर में आपको एटलीस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी दिसंबर तक वो निकल गई है। तो यहाँ पर अगर कॉमोडिटीज डिक्लाइन हुई थी तो उसका बेनिफिट इस क्वार्टर में आपको दिखेगा। इसी वजह से आपने देखा एशियन पेंट 2700 से अभी थोड़ा रिकवरी मार्केट में लिया है। तो मेरे ख्याल से जो नंबर्स हैं, अभी हमने चेन्नई में डीलर्स का कॉल किया था ऑन पेंट साइड, तो अगर अब आप देखिए चेन्नई में जो डीलर्स हैं पिछले 2-3 साल में डबल हो गए हैं। और डीलर्स के सामने ये चैलेंज होता है कि उनको इंसेंटिव लेना होता है जिसका भी पेंट ज्यादा बेचते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्लेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे JSW भी आ रहा है, अभी ग्रेसिम ने भी कैपेक्स कर रहा है, बट आप एक डीलर के एंगल से देखिए, वो सबका पेंट रखेगा तो इंसेंटिव किससे लेगा, क्योंकि उसको अपने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो एशियन पेंट्स ही है। तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पर हालांकि अभी भी क्वेश्चंस हैं कि कितनी ग्रोथ आएगी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स वगैरह पर, बट 1000 पॉइंट्स का करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आया है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स में रिजल्ट्स की तरफ जब जाएंगे तो आपको थोड़ा और रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, बाय द वे निफ्टी IT अब इस समय डे हाई पर है, और थोड़ा सा कल के एक दबाव के बाद और आज मॉर्निंग के दबाव के बाद थोड़ा सा एक मूव आया है वहाँ पर। एक बात मैंने हर्षदा कल भी कही थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ इन्फोसिस के नंबर्स देखकर अपने मिड कैप IT के जो सारे शेयर्स उनमें अंधाधुंध बिक्री ना करें। आज एक्सेलिया के नंबर्स ने वो फिर साबित कर दिया। और कल हमने 2 स्टॉक्स की बात की थी, कोफोर्ज और परसिस्टेंट, क्योंकि दोनों के नंबर्स पिछले बार बहुत अच्छे रहे थे। परसिस्टेंट और असली टेस्ट परसिस्टेंट के नंबर से होगा वो मंडे को है, मंडे या ट्यूसडे, अगले मंडे या ट्यूसडे को नंबर्स हैं उससे होगा। लेकिन कल के लो से देखिए, कल 3900 तक गया ये लो में, और उसके बाद 400 रुपये 10% की स्विंग इसने दे दिया आपको। अमित, आपके यहाँ कोई मिड कैप IT से रिलेटेड कोई ट्रेड है क्या, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया है क्या? देखिए मेरे ख्याल से मिड कैप IT में बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है, मतलब इतना 55% 60% के करेक्शंस आए हैं। तो काफी हद तक इन प्राइसेस में जो डिस्काउंटिंग है वो हो चुकी है। आप एम्फेसिस देखिए, ये कंपनी एक्चुअली दोनों में है। इट इज गुड पार्ट इन BPO आल्सो, इट इज गुड पार्ट इन IT आल्सो, एंड वी आर गोइंग टू सी कि दोनों ही सेगमेंट्स में जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो अल्टीमेटली ऑर्डर बुक बढ़ाने वाला है। एम्फेसिस इज ड्रिवन बाय द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव है ये स्टॉक। हमारी निगाह है मिड कैप IT के ऊपर, और हमें लगता है जैसे कि आपने फार्मा में थोड़े पुलबैक्स देखे हैं, ऐसे ही कुछ पुलबैक्स
मिड कैप आईटी में भी आ सकते हैं। लार्ज कैप आईटी के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा और टाइम करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर अगर आईटी यहां पर नहीं चल रहा है तो बैंक रेडी है, तो मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच मच स्ट्रॉन्गर। जो 42,000 के आसपास आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं, और अभी जो नंबर्स आने वाले हैं इवन पीएसयू बैंक्स के भी, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के भी देखे, तो वो मेरे ख्याल से वो सेगमेंट रिजल्ट वाइज काफी अच्छा जाने वाला है। और इधर इसलिए मिड कैप आईटी में भी जो इंडेक्स का पार्ट नहीं है, वहां पर आपको थोड़ा आई थिंक ओवर द पीरियड ओवरसोल्ड कैटेगरी से रिवर्सल आते हुए जरूर दिखेंगे। अच्छा, जो दिग्गज काउंटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, विद ऑल ड्यू डिस्क्लोजर्स की ये चैनल ऑफ कोर्स नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस के हाथ में है, यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर्स के फ्रंट पर एंड ओवरऑल स्टॉक डिलीवरी के लिए? क्योंकि आपको याद होगा 2600 के जितने करीब जाता है वहां से उतनी ज्यादा बिकवाली आने लगी है। तो आप जीआरएम देखिए तो सिंगापुर के जीआरएम करीब $8 के आसपास हैं, बट रिलायंस के मेरे ख्याल से 12 के आसपास रहेंगे। तो रिजल्ट ऑयल एंड गैस के अंदर आई थिंक अच्छा ही आने वाला है रिलायंस का। जो प्रोक्योरमेंट है इनका वो रशिया से होता है, कम लेवल पर होता है, उसके नंबर्स में रुझान आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा सबड्यूड रहने वाले हैं। स्टॉक ऑलरेडी सबड्यूड है, क्योंकि बीच में हमने प्रॉब्लम देखा था कि डीजल के ऊपर कैप था $100 का, और उस वजह से थोड़ा क्रैकिंग स्प्रेड्स रिफाइनिंग में कम हुए थे, तो उसका एक इमीडिएट प्रेशर था स्टॉक के ऊपर। बट आई थिंक वो चीजें काफी रिकवर हैं। और दूसरे सेगमेंट्स भी अगर आप देखिए आज 3100 के आसपास का हम लोग भाव लेके चल रहे हैं कम से कम रिलायंस का, और उसके अंदर करीब 800 रुपए ऑयल एंड गैस है, और 900,000 रुपए के आसपास जियो है, और 900,000 रुपए के आसपास रिटेल है। तो यहाँ पर अगर आप जियो के अंदर देखिए तो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, आपने देखा कि भारती ने 193 क्लॉक किया है, और अभी ये लोग जो लोअर प्रीपेड वाले जो कार्ड्स हैं वो धीरे धीरे स्क्रैप करते जा रहे हैं प्रीपेड के अंदर। और प्रीपेड एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, 80% रेवेन्यूज वहीं से आते हैं टेलीकॉम के। तो यहाँ पर आप देखिए तो अगर 99 रुपीज का प्रीपेड भारती ने कम किया और 155 की तरफ गया, तो दिस इज अ गुड न्यूज कि 50% का जंप हो गया, और कंज्यूमर सब्सक्राइबर बेस भी कम नहीं हुआ। अभी आप रिसेंटली देखिए जो सब्सक्राइबर के नंबर आए वो कम होते हुए नहीं आए, हरियाणा, उड़ीसा और दूसरे सर्किल्स में भी हमने देखा है। तो रिलायंस जियो को वो फायदा मिलेगा। और डीमर्जर का जो न्यूज अभी आई थिंक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आ रहा है, इट मे बी अ चैलेंज फॉर फ्यू एनबीएफसीज गोइंग फॉरवर्ड। ओके अमित, कोई इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज प्योर मिड कैप्स में जो मैंने केमिकल स्पेस का नाम लिया, एसआरएफ के साथ पीआई इंडस्ट्रीज जो आपने फ्लैश भी किया था स्क्रीन पे कुछ समय पहले, आई थिंक बहुत अच्छा सेटअप है। कस्टम सिंथेसिस के अंदर ये कंपनी है। आपको ध्यान होगा कि जो बड़ी आरएनडी कंपनीज हैं जनरली वो मॉलिक्यूल्स अपने एंड पे आरएनडी नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पर क्वालिटी अच्छी मिलेगी और कम रेट पर उनको बेटर मॉलिक्यूल्स विद मैन्युफैक्चरिंग विद टेस्टिंग होते हुए दिखेंगे। वो आई थिंक पीआई इंडस्ट्रीज करता है इंडिया में। और अगर पहले आरएनडी कंपनीज कम थे उसको ऑर्डर देने वाले, तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो इंडिया में हुआ है कोविड के टाइम पर, एटलीस्ट जो सोच है वो बदल गई है कि ये देश बहुत कम समय में बहुत क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। आई थिंक उसका सीधा बेनिफिशियरी ये स्टॉक है, और ये फार्मा इंटरमीडिएट्स में भी मूव करेगा आगे जाकर। तो इनके 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। अगेन इस क्वार्टर के रिजल्ट से पहले ये स्टॉक रेडी हो रहा है। आपको याद होगा 3900 तक ये चला गया था, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक करेक्शन लिया था। तो स्टॉक इज आई थिंक गेटिंग रेडी। तो दीज आर गुड फंडामेंटल पिक्स गोइंग फॉरवर्ड। वी हैव इन आवर एस इक्विटी पोर्टफोलियो पीआई इंडस्ट्रीज आल्सो। अच्छा अमित जी, एक प्रश्न और पूछूंगा। अभी एचएफसीज पे चर्चा हुई, आपने वहाँ पे एशियन पेंट्स का भी तर्क दिया। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट ने लीडरशिप रखी है इस बार इस पूरे स्विंग में। सीमेंट में कोई स्टॉक जो कि आप लोगों ने इस वक्त एक्यूमुलेट किया हो या फिर राय दी हो, या फिर जहां पे आपको अगले 6-7 महीने में अच्छा प्राइस टेस्ट विजिबल लग रहा हो? तो सीमेंट के अंदर देखिए बीच में काफी चैलेंज हो गए थे, बिकॉज सीमेंट में अगर आपको ध्यान हो जनवरी में प्राइसेस बढ़ाए गए थे और उसके बाद फरवरी और मार्च में रोल बैक भी हो गए थे। मेरे ख्याल से अब प्राइसेस दोबारा बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। तो सीमेंट में पॉसिबल है कि आपको इस तरह से प्राइस इंक्रीज देखने को मिले, जिससे मार्जिन एक्सपेंशन इन कंपनीज का होगा। क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है, पहले पेट्रोल के भाव आपको ध्यान होगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, अभी पेट्रोल डीजल रिलेटिवली लोअर है, तो उसका फायदा एटलीस्ट मार्जिन में पड़ने वाला है। तो जो एबिडिटा पर टन हम लोग निकालते हैं सीमेंट का एज एन इंडस्ट्री, वो 800 के पास चला गया था, आई थिंक वो रिवाइव हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंपनीज
बहुत ही एफिशिएंट हैं। देखिए कैपेक्स की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि जब कंपनी बहुत ज्यादा कैपेक्स करती है तो स्टॉक चलने का भी सीन कम हो जाता है। तो अदानी ग्रुप जब अंबुजा और एसीसी में उन्होंने इतने भारी कैपेक्स की बात की थी कि 70 मिलियन टन से 140 मिलियन टन हो जाएगा, और अल्ट्राटेक सीमेंट बोलता है कि 113 मिलियन टन से 160 मिलियन टन कर देंगे, तो स्टॉक ऐसे में फंस जाते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन थोड़ा सा उतना शार्प नहीं हो रहा है अदानी ग्रुप से, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कुछ सीमेंट कंपनीज के लिए जो बहुत एफिशिएंट है। तो उसमें श्री सीमेंट, आई थिंक वी लाइक दिस स्टॉक, जो अभी रिकवर थोड़ा सा होकर 26,000 के आसपास और 25-26,000 की रेंज में ये स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ कंसोलिडेशन के बाद एक आपको और पुलबैक देखने को मिलेगा, और इसका एबिलिटा पर टन अगर आप देखिए तो इंडस्ट्री से ज्यादा रहता है, तो इसलिए ये काफी एफिशिएंट कंपनी है, अपनी खुद की इनकी पावर है और कैप्टिव है। तो आई थिंक एफिशिएंसी में नंबर 1 स्टॉक है ये इस क्षेत्र का। और जैसे ही जैसे वॉल्यूम ग्रोथ होगी, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ होना ज्यादा जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, 50% सीमेंट दोनों जगह इंफ्रा में भी लगता है और 50% रियल एस्टेट में भी लगता है। तो आई थिंक एक रियल एस्टेट की ग्रोथ अक्रॉस द सेगमेंट्स होना जरूरी है, जो कि देखा है रियल एस्टेट के अंदर रिकवरी आता हुआ, जिस वजह से सीमेंट एक कंसोलिडेटिंग मोड में जाते हैं और प्राइस मूव धीरे धीरे विद मार्जिन एक्रीशन आएंगे। ओके चलिए फिर अमित, अच्छा लगा आपसे बात पिछले 1 घंटे में, लेकिन पिछले 5 मिनट में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं इसकी, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन हो रहा है। 1150 की कॉल में, इवन 1200 तक की कॉल में काफ़ी एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये नॉर्मली कई बार इंडिकेशन होता है एक रिजल्ट से पहले एक वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप का। देखते हैं किस तरीके के नंबर्स आते हैं, लेकिन कॉल्स में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रहा है। अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम का हाल चेक कर लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अनुज, जो इस हफ्ते आईटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनके दोनों स्टॉक्स एक्टिव हैं। ऑब्वियसली टीसीएस इन्फोसिस ने निराश किया, लेकिन जिस हिसाब से कोफोर्ज और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में आज मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, डीलर्स को लगता है कि शायद पूरा का पूरा आईटी पैक जो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। कोफोर्ज इनफैक्ट उनकी अभी टॉप पिक है, बीटीएसटी की सलाह वो दे रहे हैं। ऑब्वियसली पिछले 15 ही मिनट में स्टॉक ने एक 40-50 रुपए का जंप दिया है, लेकिन डीलर्स को लगता है यहाँ से भी 30 से 40 रुपए का अपटेक आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए वो यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। आज के टॉप ओआई गेनर्स में से एक ये स्टॉक है, लगभग 6% से ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है केवल अप्रैल सीरीज में। कोफोर्ज के अलावा इंडसइंड बैंक में भी डीलर्स को थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है। पोजिशनली इनको लगता है कि स्टॉक में लगभग 1200 तक के लेवल्स आने चाहिए, यानी करंट मार्केट प्राइस है लगभग 30-40 रुपए की अपसाइड उनको दिखती है, काउंटर में आ सकती है। और आज अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक का नीचे है 4%, इसका मतलब ये है आज भी काउंटर में आपको थोड़ी बहुत फंड साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो कोफोर्ज और इंडसइंड बैंक ये 2 स्टॉक्स जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इनफैक्ट कोफोर्ज पर हम राय अमित गुप्ता से ले रहे थे, तो अमित से तैयार हो गए थे इस पर भी अपनी राय देने के लिए। बताइए अमित, आप क्या पढ़ रहे हैं चार्ट में? कल के स्लाइड के बाद ये रिकवरी मजबूत है क्या? जी चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अच्छा, इसने कल एक बुलिश पिन बार कैंडल बनाया था और आज उसका अष्टम हमने उसका फॉलोअप देखा है। मेरे ख्याल से जो कल हमने इसमें सेल ऑफ देखा था, दैट इज मोर बिकॉज ऑफ द इन्फी न्यूज स्टॉक। अदरवाइज कोफोर्ज का स्ट्रक्चर काफी बेटर है। कोफोर्ज अपने सारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर देयर इज नो सरप्राइज इन द रिजल्ट, मुझे लगता है कि इस पे 4150 से 4200 तक के लेवल्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस छोटा सा 4000 का रख सकते हैं। ओके चलिए, कोफोर्ज की बात हो गई और बाकी जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, काफ़ी शानदार मूव उन सब में। जाइडस लाइफ, ग्लेनमार्क के सारे स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। जाइडस पर वो मानस की जो कॉल थी वो भी अच्छी चली। अब काम करते हैं, फिर बीटीएसटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, क्या ट्रेड होगी आपकी, बाय या सेल? बाय बिल्कुल, और बाय होगी फार्मा अगेन, बेस्ट स्टॉक। सिप्ला 924 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 920 का, टारगेट करीब 940 होना चाहिए। सिप्ला बीटीएसटी ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट, एक्चुअली देखा जाए तो ब्रेकआउट मिल भी गया है सिप्ला। यस, बीटीएसटी ट्रेड सिप्ला पर नजरे गावा साहब की। मानस, आप क्या पिक करेंगे? देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब एक राउंडिंग बॉटम जैसा बना और अब हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन मिला, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। तो आईसीआईसीआई में खरीदारी करेंगे 1109 1109, ये कैश लेवल से वहां स्टॉप लॉस लगा के 1170 तक के टारगेट्स आप सेट कर सकते हैं। और एट द मनी कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 1130 वाला कॉल ऑप्शन 29 रुपीज 30 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है।
वहां पर खरीदारी करेंगे 18 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ICICI लोम्बार्ड यहाँ पर जैसे मैं बता भी रहा था कि काफ़ी एक्यूमुलेशन हो रहा है इस समय कॉल्स में। तो एक इस समय आप 1130 की कॉल ले सकते हैं। ये एक BTST आइडिया है, ध्यान रखिएगा इसमें एक रिजल्ट का रिस्क रहेगा, लेकिन अगर चला तो अच्छा चलेगा, तो इस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। अमित सेठ, आपका कॉल क्या होगा, BTST या STBT? जी अनुज जी, मेरा कॉल फार्मा से थोड़ा हट के रहेगा, डेट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया में अगर हम देखें तो एक ऑलमोस्ट एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है, मल्टीपल ट्रेंड लाइंस को भी इसने ब्रेक करके स्टॉक बाहर निकल रहा है। 232 का प्राइस है, टारगेट्स लगभग 238 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 229 का। ओके, तो कोल इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी अमित सेठ ने आइडेंटिफाई की है। श्रीकांत, आपने क्या निकाला है? तो देखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो LIC हाउसिंग ये एक स्टॉक है कि जहां पे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक वापस रिबाउंड कर रहा है। वेरी थिन वॉल्यूम के साथ इसमें हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन लेवल्स को छूने के बाद इसमें एक रिकवरी बन रही है। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी वैल्यू बाइंग वापस मार्केट में लौट सकती है, अगर यहाँ से ही अगर मार्केट में अगर कुछ स्टेबिलिटी अगर आती है तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करना चाहिए 332 334 में। ये स्टॉक वापस एक बार 345 से लेकर 350 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 350 के टारगेट्स के लिए 332 में खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 325। ओके, चलिए ये हो गया LIC हाउसिंग फाइनेंस। रुचित, आपका ट्रेड? जी, BTST के लिए श्रीराम फाइनेंस लेके जाने की सलाह दूंगा। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वर्ज पर स्टॉक है और इनफैक्ट आप पोजिशनली भी देखें तो अच्छा खासा टाइम वाइज करेक्शन ये स्टॉक में हो गया है। सो यहाँ पे आज वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, तो श्रीराम फाइनेंस 1315 के नीचे स्टॉप लॉस होके लेके जाए। 1385 से 1390 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी नज़र वापस जा रही है लोम्बार्ड पर। एक बार स्टॉक में मूव देखिए, फिर एक और मूव, और वो जो कॉल्स की बात कर रहा था 1150 1200 दोनों की कॉल्स में बहुत ही तेज़ एक्यूमुलेशन पिछले 5-6 मिनटों में। मानस ने ऑब्वियसली सजेस्ट किया 1130 की कॉल, जो कि एट द मनी है, लेकिन और 1170 के टारगेट हैं वहाँ पर, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव इस समय इस स्टॉक में दिख रहा है। इस क्लोज को समझ लेते हैं फिर। यहाँ पर अगर हम बंद हो गए तो हर्षदा सेकेंड डे रनिंग होगा डिक्लाइन का निफ्टी में। और आज तो बैंक निफ्टी भी ऊपरी लेवल पर थोड़ा टिकने में सफल नहीं रहा, इवन तो अभी भी स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ हुई है मार्केट में कि आज निफ्टी IT थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ चल गया, लेकिन वो जो सुबह पहले डिक्लाइन आई थी उसको अरेस्ट करके आज ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हो रहा है निफ्टी IT। आई थिंक ये अगर 2-3 दिन और इस तरीके का मुंह दिखा दे तो एटलीस्ट देखिए बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं इंडेक्स, लेकिन एटलीस्ट गिरना बंद कर दे, वही मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी और सहारा मिलेगा वहाँ पर एक। लेकिन आज एक इनसाइड डे है मार्केट के लिए। इनसाइड डे मतलब कल का हाई और कल का लो दोनों के बीच में मार्केट बंद हो रहा है। तो पहले निफ्टी पे मैं अपना एक व्यू दे देता हूँ। 17661 पर हम बंद हो रहे हैं, ये नो मैंस लैंड है। कल मेरे ख्याल से पता चल जाएगा कि ये वो स्ट्रीक बना रहा है निफ्टी या फिर ये सिर्फ एक एबरेशन है। कल का जो लो था 17574 और 200 डे मूविंग एवरेज 17568, वो डिफेंड होना चाहिए बस कल, इवन अगर हम गिरे तो भी। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, कल का लो था 41800, मेरे ख्याल आज का लो उससे थोड़ा ऊपर है और बैंक निफ्टी ने आज का लो 42000 से भी ऊपर रहा मेरे ख्याल से, तो उस हिसाब से हायर लो बनाया बैंक निफ्टी ने। हाई की जहाँ तक बात है, आज हायर हाई फिर से बनाया, लेकिन 42500 जहाँ पर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी है। मुझे लग रहा है कि वो अभी कुछ टाइम के लिए एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है 42400 से लेकर 42500 के बीच में। तो ये इनफैक्ट क्लोज के लिहाज से एक स्थिति आपके सामने। जो निफ्टी IT का आप जिक्र कर रहे थे अनुज, उसमें आप देखिएगा एक तो HCL टेक में एक बहुत स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला था। पिछले 5 मिनटों में विप्रो में आप गौर करेंगे तो 2% तक के गेन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लोग विद वेंजेंस फिर IT में पोजीशंस लेना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली जहां पर उनको भरोसा है कि ज़्यादा शायद और वीकर कमेंट्री नहीं आएगी। आई थिंक अब उम्मीद यही है कि जो इन्फोसिस ने कहा उससे और खराब कोई कमेंट्री ना दे। क्या होगा। और प्लस एक और चीज़ है, HCL टेक और विप्रो में वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी है। दोनों केसेस में ये काफ़ी कंफर्टेबली अपने बिलो जो मीडियन वैल्यूएशन बिलो कोविड वाले जो वैल्यूएशन है वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों के दोनों एक्चुअली सबसे पहले इंडिकेट करते हैं कि
पेन है या गेन है, मतलब विप्रो तो खासतौर से माना जाता है, सेक्टोरल लीडर माना जाता है, तो उस हिसाब से मार्केट की नज़र रहेगी। और खासतौर से HCL टेक की तो कल बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई। वो कल मैं वो डिस्कस कर रहा था, वो एक मीम बनता था ना, गलती किसी की वो पिटाई मेरी हो जाती है, वो HCL टेक उसी कैटेगरी में आता है, तो सबसे ज़्यादा कल उसकी पिटाई हो गई थी। लेकिन आज थोड़ा सा रिलीफ रैली है, लेकिन थोड़ा देख के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट एक वन वे डिक्लाइन नहीं है। वो इन्फोसिस ने जो मूड ख़राब किया था, वो हो सकता है इन्फोसिस स्पेसिफिक रहा हो, बाकी कंपनियों के नंबर्स देख लेते हैं, अगर अच्छे आ गए तो शायद फिर मूड बदलेगा वापस यहाँ। और इन्फोसिस भी अगर आप ध्यान दें, कल के लोज को फिर से रीटेस्ट नहीं किया है, हाँ, दैट इज अ गुड थिंग। आज भी अगर आप देखें 1258 के आसपास तक का क्लोज है, तो वो एक डिसेंट स्थिति है। और आज देखिए 1253, तो उससे बुरी स्थिति तो नहीं देखने को मिली आज के दिन, लकीली। श्रीकांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कल का दिन अलग था, एक इवेंट था, उस पर रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद नॉट इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, इन स्टॉक्स में जो थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में अभी और भी दिक्कतें रहेगी। आई मीन टू से ये जो ओवरऑल सेक्टर है उसमें सेल ऑन रैली का एक पैटर्न बनेगा। नो डाउट कि करेक्शन अगर आते हैं तो बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी बनेगी, लेकिन जो टॉप 2 कंपनीज है जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, वहां पे हमें लगता है कि बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखे। मिड कैप के लिए तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीटली एक अलग टाइप ऑफ सिनारियो बना हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जैसी कंपनी रहेगी, जैसे उसके बिजनेस रहेंगे, आई थिंक उसी के ऊपर इसके ऊपर आई थिंक व्यू बनेगा। जैसे कि आज के दिन में आपने देखा होगा कि और जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि परसिस्टेंट सिस्टम है या K-Solve है, इन टाइप ऑफ कंपनीज में मुझे लगता है कि और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। तो काफी मिक्स्ड रहेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जो टॉप 2 टॉप 3 कंपनीज है वहां पे अभी भी हमें लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा इन सबको स्टेबलाइज होने के लिए और टर्न बैक होने के लिए। ओके, निफ्टी आई आपकी स्क्रीन पे 27179 और आज का दिन सिक्योर करके ले जाता हुआ और एटलीस्ट एक क्रिटिकल एवरेज को, एवरेज तो नहीं कहूँगा, बस कल की बॉडी को सिक्योर करके ले जा रहा है और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके निफ्टी आईटी क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। अब एक काम करते हैं, जरा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं। सुबह ये ब्रेथ कैसी थी? सुबह याद रखिएगा शॉर्ट कवरिंग का दायरा काफ़ी बड़ा था कल। आज सुबह शॉर्ट कवरिंग का जो फिगर था वो 100 से ऊपर का था, बट क्लोजिंग के वक्त याद रखिएगा लॉन्ग्स ज़्यादा विजिबल हैं। सुबह लॉन्ग्स थे लगभग आप समझ लीजिएगा 9:45 पे करीब 23 लॉन्ग्स थे, इस वक्त 55 लॉन्ग्स। बायोकॉन, PI इंडस्ट्रीज, दिवीज लैब, कोफोर्ज और बंधन बैंक। मिड कैप आईटी में कुछ बकिंग द ट्रेंड जिसे कहते हैं वो विजिबल है कोफोर्ज लाइक स्टॉक्स में, बंधन बैंक, PSU बैंक्स और बायोकॉन और PI इंडस्ट्रीज, दिवीज लैब। फार्मा में तो आज स्ट्रेंथ थी ही, ल्यूपिन में शॉर्ट कवरिंग, BHL में शॉर्ट कवरिंग और विंडो फार्मा में शॉर्ट कवरिंग और एम्फेसिस मिड कैप आईटी में आज शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। शॉर्टिंग का आंकड़ा आज सीमित रहा, हार्ड 35, बट पावर ग्रिड, अंबुजा सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस और कैनफिन होम्स, ये कुछ ऐसे कंपनी जहां पे आज लॉन्ग्स जो थे वो ट्रिम हुए, आज कैश में कन्वर्ट हुए प्रॉफिट्स। और जहां तक शॉर्ट बिल्डअप का सवाल है उसमें टाटा केमिकल न्यूज़ ड्रिवन अगेन, आई मीन प्राइस कट्स के बाद टाटा केमिकल में आज एक डाउन स्विंग बहुत भारी करीब 5.5% का। टाटा कम्युनिकेशन और PFC और आदित्य बिरला कैपिटल और M6 में आज डाउन स्विंग नजर आए। जाते जाते जिन फार्मा स्टॉक्स में आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। आज फार्मा एक क्लियर लीडर बन के अगर आप देखें इमर्ज हुआ है। सुबह शुरुआती टिक्स में नीचे था, लेकिन उसके बाद कोलैप्स जो था वो मतलब कंट्रोल हुआ और उसके बाद लॉन्ग्स विजिबल थे। फार्मा में 3.3% OI बिल्डअप। टॉप OI गेनर रहा आज वो था आपका लॉरस लैब 9.8%, उसके बाद दिवीज लैब 8%, उसके बाद अगर आप देखें तो लॉटलाल पैथलैब 6%, यानी फार्मा के साथ साथ कुछ डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग थी। बाकी सिप्ला में आज 2% और बायोकॉम में 5.9% और साथ ही साथ एल्केम में आज करीब 4.5% OI बिल्डअप देखा गया। बैंक्स की कहानी क्या थी? हालांकि याद रखिएगा बैंक निफ्टी भी आज हायर लेवल से ट्रिम हुआ, बट ओवरऑल 1.8% बिल्डअप, लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉकेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 8% का बिल्डअप यहाँ पे और बंधन बैंक 2% का और साथ ही साथ PNB PSU बैंकिंग बास्केट में लगभग 3.1% का। लेकिन अगर शॉर्टिंग किसी 2 स्टॉक्स में आज हुई है तो याद रखिएगा HDFC बैंक और ICICI बैंक में दोनों ही स्टॉक्स में आज शॉर्ट साइड पे बिल्डअप हुआ है एंड स्पेशली HDFC बैंक 4.5% बिल्डअप विद 0.5% प्राइस डैमेज। ये था बैंक्स, ये थे फार्मा और अगर आप देखें एक केमिकल बास्केट को आके देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या हुआ। टाटा केमिकल करीब 76% का बिल्डअप यहाँ पर और
आई थिंक ये OI की फिगर सही है, जरा प्लीज़ टाटा केमिकल की रखिएगा। 76 लैक्स का अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग रहा था, चेंज हुआ 54%, ओके दैट इज 54%। नवीन फ्लोरिन में आज स्ट्रेंथ थी, 17% का एडिशन, और साथ ही साथ एक अतुल लिमिटेड में करीब 2.5% का बिल्डअप नजर आया, करीब 1% स्टॉक ऊपर था। फिर आइए कुछ ऐसी पॉकेट्स जो कि आज क्रैश हुई, जिनमें आज काफ़ी पेन था। याद रखिएगा सबसे बड़े वॉल्यूम्स के साथ, या फिर आज जहां पेन था उसमें सीमेंट था। अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट्स रखिएगा यहाँ पर। सीमेंट स्पेस का मैं वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 1.7% बिल्डअप और सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था, 1.3% का प्राइस डैमेज। ACC 4.2%, इंडिया सीमेंट्स 3.6%, रैमको सीमेंट्स 5.1% और श्री सीमेंट 3.6%। और अल्ट्राटेक सीमेंट में याद रखिएगा आज जब हम मतलब 18 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, पूरे अप्रैल में अल्ट्राटेक सीमेंट में काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप था, लेकिन वो लॉन्ग आज कैश में कन्वर्ट हुआ। करीब 4.3% अगर आप देखें OI यहाँ पे शेड हुआ, और कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग ग्रिप में आज अल्ट्राटेक सीमेंट। हर्षदा, आज के दिन हमने देखा है कुछ स्टॉक्स जहां पर कल धुलाई हुई, वहां पर एक बहुत स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला। कुछ में ऑफ कोर्स एक नई स्टोरी बनाने की कोशिश बनती हुई दिखाई दे रही है, और फार्मा इनफैक्ट फोरफ्रंट पर। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स जो कल के लिहाज से पर्सपेक्टिव में रहेंगे, याद रखिएगा BEML। आज BEML में अच्छी तेजी देखने को मिली। कल इसका जो विनिवेश किया हुआ या फिर डाइवेस्ट किया हुआ लैंड एसेट वाला कारोबार है, वो लिस्ट होगा। 1:1 का रेशियो में आपको शेयर मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर आज अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। ये स्टोरी तो लगभग साफ है। गाबा साहब, आप कैरी करेंगे क्या BEML को, या फिर आज 2% के प्रॉफिट को बुक कर ले? बुक कर लूंगा, बिकॉज उसके लिए साइडवेज जोन है 3 दिन से, और अपर एंड में थोड़ा सक्सेस है BEML में, तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा मैं बिल्कुल। कल फ्रेश ट्रेड है, कल देखेंगे और मौके मिलेंगे, लेकिन आज तो प्रॉफिट लेना चाहिए। और कल ऑफ कोर्स उस लैंड एसेट्स के नंबर्स के लिस्टिंग पर नजरें रहेंगी। अच्छा, जाते जाते इंटरग्लोब एविएशन में थोड़ी सी सुगबुगाहट आई, लेकिन इनका लोड फैक्टर पिछले महीने के लिए थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक दिखाइएगा प्लीज। 1.5% के गेंस देखने को मिले हैं। अमित, क्या व्यू है इंटरग्लोब पे? मैं इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पिछले हफ्ते पढ़ रही थी, जहां पर क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है डिस्पाइट कंपटीशन इंटरग्लोब एविएशन के पैसेंजर लोड फैक्टर में। आपकी क्या राय होगी चार्टिकली? इनफैक्ट टेक्निकली इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है हर्षिता मैम, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट एक बॉक्स से बाहर आया है, और एक डेफिनेटली एक गैप जोन रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से पिछले 2 महीने का एक्यूमुलेशन है, इट कैन टच 2020 के लेवल से एकदम नियर टर्म में, और स्टॉप लॉस इसका रखूंगा 1940 का। ओके, चलिए फिर एक चीज़ जो अच्छी हो रही है हर्षिता, मिड कैप इंडेक्स एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है, एकदम 225 पॉइंट ऊपर, और एडवांस डिक्लाइन एक बार फिर एडवांसेस के फेवर में। तो भले ही मार्केट में डिक्लाइन रहा हो आज सेकेंड डे रनिंग, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत तेज़ी है। इनफैक्ट अगर आप इस मंथ टू डेट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक बहुत सूदिंग परफॉर्मेंस दिखेगा आपको मिड कैप इंडेक्स का। 4% का मूव कंपेयर टू 1.7% फॉर निफ्टी, और इवन स्मॉल कैप करीब 4.5%। ये एक अच्छी चीज़ हुई है। चलिए जाते जाते जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं ये अमेरिकी फ्यूचर्स की तरफ से क्या इशारा है, फिर हमारी क्लोजिंग पर आएंगे। जब लास्ट मैंने नोटिस किया था, डाउ फ्यूचर्स हल्का सा ऊपर था, अब 70 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, और नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 90 अंकों का उछाल आएगा। ये फिलहाल एक इंडिकेशन अमेरिकी बाजारों के ट्रेड से जो प्री मार्केट सेशन जिस पर हमारी नजरें रहती हैं वो नज़र आ रहा है। आज ऑफ कोर्स बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स के नंबर्स और नेटफ्लिक्स के नंबर्स होंगे, जिस पर ग्लोबल मार्केट्स की नज़रें रहेंगी, अमेरिका की नज़रें रहेंगी। लेकिन निफ्टी देखिए 17,660 के आसपास जाकर टिकने में कामयाब होता हुआ करीब 45 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 42,500 तक पहुंचा आज, लेकिन वहां से हल्की सी दबाव, करीब 250 पॉइंट का प्रेशर लेकर हम फ्लैट क्लोज दिखा रहे हैं। निफ्टी IT कल काफी मारकाट यहां पर मची, लेकिन आज करीब 150 पॉइंट का इजाफा इधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे। फार्मा इंडेक्स दिखाइएगा, क्योंकि आज का दिन दरअसल फार्मा कंपनियों के ही नाम था, यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन। 200 पॉइंट का इजाफा निफ्टी फार्मा में। आज निफ्टी के जो फार्मा काउंटर्स थे उस पर अगर आप ध्यान दें, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की आज एक्सपायरी के दिन आप देख रहे हैं 65 पॉइंट की गिरावट। डीवीज लैब, लुपिन जैसे ट्रेड्स, सन फार्मा जैसे ट्रेड्स, डॉक्टर रेड्डीज जैसे ट्रेड्स,
ग्लेनमार्क फार्मा, आप नाम लीजिए और वो फार्मा कंपनी, बायोकॉन, इन सब में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ये इनफैक्ट एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रहा है आज के लिए। इसके अलावा जो एक और बड़ा स्टॉक या फिर एक स्टॉक जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले, टाटा केमिकल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 3 से 4% सोडा ऐश के दामों में इन्होंने कटौती की है और वो स्टॉक आज इंट्राडे में करीब 6% टूटा, 932 के आसपास ही क्लोज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपके लिए लेकर आते हैं आज का हीट मैप, जहां पर तस्वीर आपको साफ दिखाई देगी कि किन स्टॉक से साथ मिला और कहां से साथ छूटा है। तो आज क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव क्लोज हो रही है, लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। पावर ग्रिड आज नरमी में करीब 2-2.5% तक का नुकसान। अल्ट्राटेक में भी कुछ कूल ऑफ देखने को मिला। अदानी ग्रुप शेयरों में भी थोड़ी सी हल्कीपन देखने को मिली, चाहे वो एंटरप्राइजेस हो या फिर पोर्ट। लेकिन टाइटन आज 1.25% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने देखा 1.25% तक का दबाव बनता दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे काउंटर्स, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स, HUL, इन सब में मुनाफा वसूली बनी। ITC कल 400 के आसपास हमने इसे क्लोज होता देखा था। 398 शांत था काउंटर, ज्यादा कुछ फॉलो थ्रू नहीं आया। तेजी कहां पर हुई है? डीवीज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये टॉप परफॉर्मर्स। फिर आया आपका HCL टेक और विप्रो का ट्रेड, जहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दी। इन्फोसिस हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन। साथ ही साथ इंडसइंड बैंक पर आपका ध्यान होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा वो पॉजिटिव क्लोज बनता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 17,661 के लेवल्स, एक और सत्र जहां पर हल्की नरमी के साथ कारोबार की समाप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन निफ्टी बैंक था जिसने लार्जली आज आउट परफॉर्म किया है और फाइनल क्लोज जो है एकदम शांत निफ्टी बैंक के लिए 3 पॉइंट नीचे 222 अंकों की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। लेकर आइए सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला था उसमें कौन से स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई हुए और उसमें रिटर्न्स क्या बने। एंजल वन नंबर्स पर 1.5% ऊपर, जुबिलेंट फूड करीब 2% के गेंस, गोवा कार्बन कुछ एक प्लांट का ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, 2.5% भागा। क्विक हील बहुत खराब नतीजे, 4% टूटा। ICICI लोम्बार्ड नंबर से पहले 3% के गेंस, जस्ट डायल नंबर अच्छे थे, 2.5% ऊपर। होम फर्स्ट फिन और एप्टिस वैल्यू में रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग, कमेंट्री स्ट्रॉन्ग उस रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली की, लेकिन आधे से 1% के गेंस ही देखने को मिले हैं। ये है वो आउट परफॉर्मर्स आज सीधा सौदा की तरफ से। कुल मिलाकर आज का सेशन इंडेक्स वाइज थोड़ा सा साइडवेज रहा है, लेकिन मिड कैप्स की जमकर खरीदारी होती हुई एक बार फिर। जी हाँ, मिड कैप्स में देखें स्ट्रॉन्ग बाइंग और निफ्टी IT जिससे डर था वो संभल गया और निफ्टी बैंक जिससे उम्मीद थी वो गिर गया। खैर इसी को कहते हैं बाजार और इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन। ये था मंगलवार का सेशन। कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट -1 डे यानी वेडनेसडे का रहेगा इंतजार। सुबह सुबह सारे समीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संकेत, स्टॉक्स इन न्यूज़ और निफ्टी बैंक का सेटअप सब लेके हाजिर होंगे मॉर्निंग कॉल में। मैं हर्षदा, नीरज जी और आशीष। तब तक के लिए नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot